वर्डप्रेस ब्लॉक थीम का जो थीम स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, कौन कौन से फोल्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और फिर रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर कौन से ऑप्शनल फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स होती हैं जिनको हम रिकमेंड करता है वर्डप्रेस कि आप उसको थीम स्ट्रक्चर के अंदर रखें, या किस तरीके के आपने फोल्डर्स के नेम रखने हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होनी चाहिए जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है। इन सारी चीज़ों को आपने तफसील के साथ डिटेल के अंदर देखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल के अंदर देखेंगे तो फिर ही आप एक प्रोफेशनल लेवल की एक ऐसी थीम डेवलप कर सकते हैं जिसको आप लेटर ऑन फिर वर्डप्रेस की थीम रिपोजिटरी के अंदर भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो थीम स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। इससे पहली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने अब तक ये काम किया है कि हमने एक तो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको सेटअप किया है, और हमारी जो वर्डप्रेस की साइट है, डेमो साइट WP डैश थीम के नाम से, वो हमने इसमें लोड की हुई है अपने लोकल होस्ट इन्वायरमेंट के अंदर। और फिर उसके अंदर हमने ये किया था कि इसके अंदर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था क्रिएट ब्लॉक थीम के नेम से। और फिर उसके थ्रू हमने ये सीखा था कि हम एक ऑलरेडी जो वर्डप्रेस ब्लॉक थीम डेवलप्ड है उसको यूज़ करके, उसको कस्टमाइज़ करके एक नई ब्लॉक थीम जो है वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस की थी, और फिर उसी प्लगइन के थ्रू हमने एक अपनी कस्टम जो ब्लॉक थीम है उसको हमने एक्सपोर्ट भी किया था या उसको सेव भी किया था कोडो थीम के नेम से, अगर आपको याद हो। तो वो थीम अगर हम एडिटर के अंदर ओपन करें तो ये हमारी वो कोडो डैश थीम के नेम से ये उसने फोल्डर बना दिया था हमारी वर्डप्रेस साइट के WP डैश कंटेंट और थीम्स के फोल्डर के अंदर। तो अब ये हमारी उस नई थीम का मुकम्मल कोड है कोडो डैश थीम फोल्डर के अंदर। इसके अंदर आप देखें जो जो फोल्डर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जो जो फाइल्स अवेलेबल हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इस थीम के अंदर जो फोल्डर्स और फाइल्स अवेलेबल हैं इनको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो फाइल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कौन सी ऑप्शनल हैं, किस तरीके से हमने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को अरेंज करना है, अगर हमने कोई नया फोल्डर बनाना है तो उसकी नेमिंग कन्वेंशन हमने किस तरीके से रखनी है, और इन फाइल्स के अंदर किस किस तरह का कोड अवेलेबल है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक है। तो इस अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको मैं स्किप करूँगा, मैंने उसका ओवरव्यू आपको दे दिया है, अभी बता दिया आपको। मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली है वो ये है फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर्स। तो इसमें अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि ये इसके फोल्डर्स हैं जो भी आप एक ब्लॉक थीम डेवलप करेंगे किसी और ब्लॉक थीम को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके अंदर आपको इस तरीके से फ़ोल्डर्स नज़र आएँगे और ये फाइल्स आपको नज़र आएँगी। इनमें से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने नोट करनी है वो ये कि इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जिनके बगैर एक ब्लॉक थीम जो है वो ब्लॉक थीम कंसिडर नहीं होती, या जो एट लीस्ट जो मिनिमम रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो ये उसने ऐसी फाइल्स के आगे उसने ये रिक्वायर्ड का वर्ड लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम देखें जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, यही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको थीम एडिटर के अंदर भी नज़र आएगा, इस थीम के अंदर जो हमने क्रिएट की थी। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक पार्ट्स का फ़ोल्डर है, और इसके अंदर फूटर डॉट एचटीएमएल, हेडर डॉट एचटीएमएल। अब ये क्या होता है कि अब लेट्स से आपका एक पेज है या एक टेम्पलेट है जो आपने वर्डप्रेस के अंदर बनाई है, जो आप किसी भी पेज पर अप्लाई करते हैं तो एक स्पेसिफिक लेआउट उसके अंदर नज़र आता है। तो उस टेम्पलेट के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आप कह लें उसके कुछ सेक्शंस होते हैं या कुछ हिस्से होते हैं। जैसे आपने कोई भी टेम्पलेट देखी हो तो उसका एक हेडर सेक्शन होता है, ऊपर जो टॉप पे नज़र आता है। इसी तरह उसका एक फुटर सेक्शन होता है, इसी तरह उसका एक मेन कंटेंट सेक्शन होता है, इसी तरह फिर कुछ थीम्स के अंदर एक साइड बार का सेक्शन होता है, एक मेन कंटेंट का सेक्शन होता है। तो ये अब क्या है कि उस टेम्पलेट के या उस पेज के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं या मुख्तलिफ हिस्से हैं या मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो यही चीज़ इस फ़ोल्डर के अंदर हम रखते हैं। जो भी आपने पार्ट्स बनाने हैं, जो सेक्शंस बनाने हैं, वो आपने इस पार्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर रखने हैं, और उसके आप नेम दे के तो उनको ये डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ आपने ऐड करना है। इसके अंदर सारा एचटीएमएल का कोड आएगा आपका। फिर आते हैं आपके पैटर्न्स। अब पैटर्न्स क्या होते हैं कि वर्डप्रेस ब्लॉक थीम्स के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम एक पेज का कंटेंट जो है वो बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स को हम अरेंज करके उनको कंबाइन करके उनके मुख्तलिफ पैटर्न्स बना लेते हैं, और फिर बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स को अपनी टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ करें, हम उन पैटर्न्स को यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स जो हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हम एक ही वक्त के अंदर
अपनी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को हम डिटेल के अंदर फिर बाद में देखेंगे। तो जितने भी आपके पैटर्न्स बनेंगे, एक तो उनकी जो फाइल की एक्सटेंशन होगी वो डॉट पीएचपी होगी, और दूसरा वो सारे आपके इस पैटर्न्स के फोल्डर के अंदर आएंगे। फिर इसी तरह एक आपका स्टाइल्स का फोल्डर होता है, ये थोड़े डिफरेंट हैं, ये वो स्टाइल्स नहीं है जो हम सीएसएस फाइल के थ्रू ऐड करते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर अगला हमारा जो फोल्डर है वो टेम्पलेट्स का फोल्डर है। अब ब्लॉक थीम के अंदर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होती हैं, जो क्लासिक थीम्स थी उनके अंदर भी टेम्पलेट्स थी, लेकिन क्लासिक थीम्स के अंदर जो टेम्पलेट्स होती हैं उनके और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो ब्लॉक थीम के अंदर टेम्पलेट्स हैं ये सारी एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, इसके अंदर सारा आपका एचटीएमएल का कोड होता है, जबकि जो क्लासिक थीम्स के अंदर टेम्पलेट्स होती थी वो सारी डॉट पीएचपी बेस्ड होती थी। अब टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर को अगर आप देखें तो इसमें कुछ आपकी बेसिक सी टेम्पलेट्स उसने ऐड की हुई हैं, लेकिन इसमें से जो रिक्वायर्ड है, जो मस्ट है, जो एटलीस्ट आपकी ब्लॉक थीम के अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा उसके बगैर आपकी थीम ब्लॉक थीम कंसिडर नहीं होती, वो जस्ट ये वाली एक टेम्पलेट है जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से है। ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है जो आपके सारे पोस्ट और पेजेस पर अप्लाई होती है, अगर कोई और टेम्पलेट आपने उस पर अप्लाई नहीं की हुई। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर ये वाली फ़ाइल मस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। फिर इसी तरह एक आपकी 404 डॉट एचटीएमएल की टेम्पलेट है, ये कब यूज़ होती है कि लेट्स से आपने एक पेज को एक्सेस किया जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड का ऑप्शन आता है, नॉट फाउंड का एरर आता है, उसके लिए आपने ये एक टेम्पलेट बना लेनी है ताकि जो भी इस तरह के पेजेस हों तो उनके लिए ये टेम्पलेट जो है इस स्पेसिफिक लेआउट के अंदर नज़र आए। इसका हर एक का कोड हम देखेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये कौन सी फ़ाइल है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से आर्काइव डॉट एचटीएमएल है, ये टेम्पलेट किस वक्त यूज़ होती है कि जब आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर आप जानते हैं कैटेगरीज होती हैं, पोस्ट के लिए कैटेगरीज होती हैं, तो उन कैटेगरीज को किस तरीके से शो करवाना है, किस लेआउट के अंदर शो करवाना है, उसके लिए ये आर्काइव डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट है जो यूज़ होती है। इसी तरीके से आपकी कस्टम टेम्पलेट्स होती हैं जो कस्टम पोस्ट टाइप्स के थ्रू बनती हैं, कस्टम कैटेगरीज होती हैं, कस्टम टेक्सोनोमीज होती हैं, तो उन पर भी ये अप्लाई होगी अगर उनकी स्पेसिफिक कोई आर्काइव की टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट आपकी जो कैटेगरीज के लिए टेम्पलेट यूज़ होती है वो ये वाली है। डिटेल्स लेटर ऑन हम हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकली भी देखेंगे बाद में। फिर इसी तरीके से ये सिंगुलर डॉट एच टी एम एल है, तो ये कब यूज़ होती है कि जब आप किसी पेज को या किसी पोस्ट को उसकी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पूरा पोस्ट का पेज शो होता है जिसके अंदर उस पोस्ट का पूरा कंटेंट शो होता है, तो उस टाइम पे ये सिंगुलर डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट जो है वो यूज़ होती है। इस इन दोनों को आप देखें, इनका फ़र्क ये है कि आर्काइव डॉट एच टी एम एल और सिंगुलर डॉट एच टी एम एल, इनका फ़र्क क्या है, इनको थोड़ा सा मजीद तफसील के साथ देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग का पेज हो, तो अगर अभी हम अपनी पोस्ट्स के मेन्यू पर क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल है। तो इसको अगर हम व्यू करें इस पोस्ट को, तो अब इसमें क्या होगा कि आपको इस पोस्ट का पूरा कंटेंट शो होगा। ठीक है? तो अब ये पोस्ट जो है, ये पूरा इसका कंटेंट आपको इस पेज पे शो हो रहा है, इसके कमेंट्स भी शो हो रहे हैं, फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन भी आप देख सकते हैं। अब इसके बैक एंड पे कौन सी टेम्पलेट लोड हो रही है, वो वही आपकी सिंगुलर डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट है जो इस टाइम पे लोड हो रही है। और लेकिन एक पेज ऐसा होता है ब्लॉग पेज जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर आपकी सारी पोस्ट शो होती हैं, उसके अंदर आपको पूरा कंटेंट शो नहीं होता, बल्कि जस्ट आपको उसका टाइटल शो होता है और नीचे आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है और लिंक होता है रीड मोर का। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी सारी पोस्ट टॉप टू बॉटम या किसी स्पेसिफिक लेआउट के अंदर शो हो रही होती हैं। तो जिस पेज पर सारी पोस्ट शो होती हैं, तो उस पे कौन सी टेम्पलेट अप्लाई होती है, वो आर्काइव डॉट एच टी एम एल की होती है। लेकिन जिस पर एक सिंगल पोस्ट शो होती है, उस पर ये सिंगुलर डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट जो है ये अप्लाई होती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आगे जब हम प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएँगे। फिर इसी तरीके से आपकी ये रीडमी डॉट टेक्स्ट फाइल होती है। ये जो फाइल है ये आपकी थीम के लिए एज़ सच रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जब आपने इस थीम को सबमिट करना होगा थीम रिपॉजिटरी के अंदर, तो उस टाइम पे आपने इसके अंदर अपनी थीम के हवाले से मुख्तलिफ डिटेल्स जो हैं वो ऐड करनी होती हैं। ये हम लेटर ऑन फिर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है। फिर इसी तरीके से ये आपकी मेन फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल है। इसके अंदर आपकी थीम से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी है उसके पीएचपी बेस्ड जो फंक्शंस होते हैं वो सारे आपने इस फाइल के अंदर रखने होते हैं। फिर इसी तरीके से आपकी स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी है। ये कौन सी स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी है, ये कहाँ पर यूज़ होती है? ये अगर आप अपीयरेंस और थीम्स के अंदर आएँ, तो आपको हर थीम का एक स्क्रीनशॉट या उसका ये डेमो इमेज शो होती है। ये यहाँ पर आप देखें, ये थीम की एक इमेज आपको शो हो रही है। इसी तरह इसकी देखें डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो ये इमेज जो है ये बेसिकली आपकी ये स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी होती है। ये आप अपनी थीम के फ़ोल्डर के अंदर अपनी कस्टम
स्क्रीनशॉट इस अपनी कस्टम थीम की बना के तो आप यहाँ पर रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी। जहाँ पर भी आपकी थीम जो है वो शो होती है, वहाँ पर आपकी ये स्क्रीनशॉट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से ये style.css फाइल है, ये आपकी मेन CSS की फाइल है। इसके अंदर आपके सारे जो CSS स्टाइल्स हैं उस थीम से रिलेटेड, उसका जो डिज़ाइन है, उसके कलर्स, उसके फ़ॉन्ट्स, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, इसी तरीके से जितने भी आपके कस्टम CSS का कोड है वो इस फाइल के अंदर आता है। इसको आगे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस फाइल के अंदर होती है, इसका अगर हम कोड भी देखें तो ये आपकी style.css फाइल मैंने ओपन की हुई है। इसके अंदर जो आपका ये वाला पार्ट है ना, जो सबसे टॉप पे आता है इस फाइल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके वर्डप्रेस के पूरे सिस्टम को बताता है कि ये थीम क्या है, इसका नेम क्या है, फिर इसका ऑथर कौन है, इसकी ऑथर की यूआरएल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके टैग्स कौन से हैं, इसका वर्जन क्या है, इसका लाइसेंस क्या है, आपकी जो थीम के अंदर ट्रांसलेशंस हैं वो टेक्स्ट डोमेन कौन सी है, किस तरीके से मैनेज हो रही है, इसके टैग्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इस सेक्शन के थ्रू आप ऐड करते हैं। ये मेन उसका ब्लॉक है। और ये अगर इसके अंदर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वो थीम जो है, वो वर्डप्रेस का सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसकी मजीद डिटेल्स को हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस फाइल के बगैर आपकी जो थीम है वो थीम कंसिडर नहीं होती। इसी तरीके से लास्ट आपकी फाइल है थीम डॉट जेसन। तो इसके अंदर आपकी जो थीम से रिलेटेड जो कन्फिग्रेशन हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो सारी आप इस फाइल के अंदर ऐड करते हैं, और ये जेसन फाइल होती है और ये आपके रूट फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये सारी फ़ोल्डर्स और सारी फाइल्स को हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया है। फिर आप देखें कि इसके अंदर जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो जस्ट 2 हैं। एक तो आपकी ये CSS फाइल है जो हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर ऊपर ब्लॉक अवेलेबल होता है, जिसके अंदर आपकी थीम से रिलेटेड जो मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर अवेलेबल होती है, और उसके बगैर आपकी थीम जो है वो थीम कंसिडर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये आपने मस्ट इसके अंदर ऐड करनी होती है। फिर जो दूसरी सेकंड जो इम्पोर्टेंट फाइल है, वो आपके टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर एक index.html की फ़ाइल है, जो आपकी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है या फॉल बैक टेम्पलेट होती है, कि अगर और कोई टेम्पलेट अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे ये वाली टेम्पलेट आपके उस पेज पे या पोस्ट पर अप्लाई होती है। तो ये 2 फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड हैं, और इसके अलावा बाकी जो फाइल्स हैं ये सारी ऑप्शनल हैं। ये सारी ऑप्शनल फाइल्स हैं। इनको अगर आप ना भी ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो थीम है वो थीम ही कंसिडर होती है। फिर इसके अंदर स्टैंडर्ड फ़ोल्डर्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका पार्ट्स का फ़ोल्डर है। इसके अंदर आपके टेम्पलेट के पार्ट्स होते हैं, जैसे हेडर है, फुटर है, साइड बार है, ये इस तरह के जितने सेक्शंस हैं वो सारी फाइल्स आप इस पार्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर ऐड करते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं? ब्लॉक पैटर्न्स होते हैं। ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर आप पैटर्न्स बना लेते हैं। तो बेसिकली आप यूँ समझें, एक आपकी टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट जो है वो किन से मिलकर बनती है? वो पार्ट्स से मिलकर बनती है, सेक्शन से मिलकर बनती है। और जो सेक्शंस या पार्ट्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? वो ब्लॉक पैटर्न से मिलकर बनते हैं, और पैटर्न किससे मिलकर बनते हैं? वो ब्लॉक से मिलकर बनते हैं। तो ब्लॉक जो है वो एक ब्लॉक वर्डप्रेस ब्लॉक थीम का एक बेसिक यूनिट है। ठीक है? एक बुनियादी यूनिट है, एक स्मॉल सा हिस्सा है। उसको कंबाइन करके आप ब्लॉक पैटर्न्स बनाते हैं। ब्लॉक पैटर्न्स को यूज़ करके आप टेम्पलेट के पार्ट्स बनाते हैं। फिर टेम्पलेट पार्ट्स को कंबाइन करके आप एक पूरी टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये इसका पूरा एक आर्किटेक्चर है। फिर इसी तरीके से आपकी स्टाइल्स का फ़ोल्डर है, और इसके अंदर आपकी थीम की ग्लोबल सेटिंग्स, उसके स्टाइल्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उसकी वेरिएशंस, वो सारी जो चीज़ें हैं, उसके एट्रिब्यूट्स, वो सारे मेटाडेटा की इन्फॉर्मेशन आप जेसन फाइल के थ्रू इस फ़ोल्डर के अंदर आपकी सारी स्टाइल की वेरिएशंस आ जाएँगी। फिर इसी तरह आपका टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है। इसी टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर वो आपकी रिक्वायर्ड फ़ाइल भी होती है, index.html, जो आपकी टेम्पलेट्स होती हैं मुख्तलिफ़ पोस्ट टाइप्स पे या कैटेगरीज़ पे या 404 के लिए। तो ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो आपकी इस फ़ोल्डर के अंदर आएगी। अब ये आपका बेसिक रिक्वायर्ड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, और ये बेसिक रिक्वायर्ड आपकी फ़ाइल्स हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप एक एडवांस लेवल की थीम बना रहे हैं, तो इनके अलावा भी कुछ स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर्स होती हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो भी इसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जस्ट हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि जो एडवांस लेवल की थीम्स हैं वो अपने फ़ोल्डर्स को किस तरीके से नेम देती हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करती हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें, एक उसने एसेट्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब एसेट्स क्या होती हैं? उसके अंदर आपकी CSS की फाइल्स आती हैं, उसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आती हैं, इमेजेस आती हैं, आइकन्स आती हैं, फ़ॉन्ट्स आते हैं।
तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर रखना ये रिकमेंडेड भी होता है, और जो एडवांस लेवल की थीम्स हैं वो इसी तरीके से इसको फ़ॉलो करती हैं। इसमें आप देखें, एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर उसने सीएसएस का अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इमेजेस का अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी फंक्शनैलिटी को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ सब फ़ोल्डर्स के अंदर या चाइल्ड फ़ोल्डर्स के अंदर। इस तरीके से ये एक बेटर वे होता है और डेवलपर फ्रेंडली वे होता है कि आपका कोड जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है? इसी तरीके से आपका एक इन का फ़ोल्डर होता है, इंक्लूड्स की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी कोर फंक्शनैलिटी होती है जो उस थीम के लिए ज़रूरी होती है, जो कोर फंक्शनैलिटी होती है। उसके अंदर आपकी आपने अगर ऊप बेस्ड आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो मुख्तलिफ क्लासेस होंगी आपकी, इसी तरीके से आपके कस्टम फंक्शंस होंगे, हेल्पर फंक्शंस होंगे जो आप इस फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। फिर ये वही पार्ट्स का फ़ोल्डर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैटर्न्स का फ़ोल्डर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टाइल्स का भी और टेम्पलेट्स का भी। इसके अलावा जो फाइल्स हैं, जो मेन फाइल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी वो ये वाली हैं, पैकेज डॉट जेसन है। इसी तरीके से आपकी ये जो लाइसेंस डॉट एमडी है, चेंज लॉग डॉट एमडी है, डॉट जिट इग्नोर, जिट एट्रीब्यूट्स और एडिटर कॉन्फ़िग। ये जो एडिटर कॉन्फ़िग है ये तो आप जो एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस फाइल के अंदर आती है। ये भी ऑप्शनल है, ना भी यूज़ करें तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता। ये जो 2 फाइल्स हैं, जिट इग्नोर और जिट एट्रीब्यूट्स, ये अगर आप अपने कोड को गिटहब के ऊपर पब्लिश करते हैं रिपॉजिटरी के अंदर, तो उसके हवाले से कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस थीम के कोड को गिटहब पे पब्लिश करना है और कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं जिनको आप उस रिपॉजिटरी के अंदर पुश नहीं करना चाहते, तो उसके लिए उसको फिर आप इस जिट इग्नोर की फाइल के अंदर ऐड करते हैं। इसी तरीके से उसकी मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन फाइल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। चेंज लॉग क्या होता है, ये अगर आप अपनी जो थीम डेवलप कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि इस वर्जन के अंदर हमने ये चेंज की है, इस वर्जन के अंदर हमने ये फीचर ऐड किया है, इस वर्जन के अंदर ये एक बग था जिसको हमने फिक्स किया है, तो इस तरीके की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस फाइल के अंदर ऐड करते हैं। इसी तरह लाइसेंस है कि आपकी ये जो थीम है इसका लाइसेंस क्या होगा, मीन्स कि ये एक ओपन सोर्स है या वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लाइसेंस यूज़ कर रही है या कोई और आप स्पेसिफिक लाइसेंस इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स हम जब सबमिट करने लगेंगे अपनी थीम को तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है कि अगर आप इसको नोड जेएस के थ्रू इसकी पैकेजेस को मैनेज कर रहे हैं, अपनी थीम को अगर आप जनरेट करवा रहे हैं अपनी कमांड लाइन सिस्टम से, तो उस टाइम पे ये यूज़ होती है। इसके अंदर आपके नोड जेएस के सारे पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये कुछ ऑप्शनल फ़ोल्डर्स और ऑप्शनल फ़ाइल्स थे। इसकी मज़ीद तफ़सीलात भी इसने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर सारी आपको बता दी हैं। आप इसको इसकी तफ़सीलात को यहाँ पर गो थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आपका जितना कोड है वो जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, कोड डैश थीम फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर आपके सारे फ़ोल्डर्स और फाइल्स अवेलेबल हैं। इनको आप यहाँ से इसका कोड भी देख सकते हैं और अपने फ़ोल्डर्स को भी देख सकते हैं। मज़ीद फ़ोल्डर्स अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो एडिटर के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अब हम अगली वीडियोज़ के अंदर हम मूव करेंगे अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और एक-एक कॉन्सेप्ट को, एक-एक फ़ाइल को, उसके कोड्स को हम तफ़सील के साथ फिर आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। style.css फाइल है जो हम वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के अंदर ऐड करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो फाइल है style.css, ये अगर आप कहें कि जो वर्डप्रेस की कोई भी थीम है, क्लासिक थीम हो या ब्लॉक थीम, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो ये फाइल है style.css। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके टॉप पे एक हम कमेंट ब्लॉक ऐड करते हैं जिसके थ्रू हम इस थीम का मेटा डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बताते हैं वर्डप्रेस के सिस्टम को। और जो वर्डप्रेस का सिस्टम है वो सबसे पहले इसी फाइल को रीड करता है और इसके ऊपर जो मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे वो ये डिसाइड करता है कि इस थीम के इसका थीम का नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके टैग्स क्या हैं, इसका ऑथर कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो इसी कमेंट ब्लॉक से पुल करता है। तो ये जो है ये सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है जो एक वर्डप्रेस की थीम के अंदर अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने वर्डप्रेस थीम का जो डैशबोर्ड पेज है अगर हम उसको ओपन करें और उसके अंदर जो अपीयरेंस और उसके अंदर थीम्स के फोल्डर के अंदर थीम्स के मेन्यू ऑप्शन के अंदर अगर हम जाएं, जहां पर आपको सारी थीम्स शो हो रही होती हैं, तो उस पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से उस थीम की इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपअप के अंदर शो होती है। जब आप किसी भी थीम पर क्लिक करते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स शो होती हैं। ये देखें, आपको उसका टाइटल शो होता है, उसके ऑथर का नेम शो होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स वगैरह। ये सारी चीज़ें वो वर्डप्रेस का सिस्टम कहाँ से पुल करता है? वो इसी style.css के हेडर ये कमेंट ब्लॉक से पुल करता है।
तो इस लिहाज से ये जो फ़ाइल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर हम नीचे आएँ तो इसमें उसने बताया हुआ है कि कौन-कौन से इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस फ़ाइल के अंदर कमेंट ब्लॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टैग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सिंगल रिक्वायर्ड कमेंट का ऑप्शन है, वो ये वाला है, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि इस थीम का नेम क्या है। ये एक टैग ऐसा है जो रिक्वायर्ड है। इसके बगैर आपकी थीम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। इसके अलावा जो टैग्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं, वो अगर आप ना भी ऐड करें तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो टैग है ये आपने उसके स्टार्ट में ज़रूर ऐड करना होता है। इससे वर्डप्रेस को पता चलता है कि इस थीम का नेम क्या है, और वो इस थीम को वर्डप्रेस सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो फाइल है style.css, ये आपके थीम के फ़ोल्डर के बिल्कुल रूट के अंदर होती है। यानी किसी आगे सब फ़ोल्डर के अंदर आपने ऐड नहीं करनी, बल्कि जो थीम का आपका मेन फ़ोल्डर है, उसी के अंदर आपने इस फाइल style.css को ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पर देखें उसने शो किया हुआ है, वर्डप्रेस के अंदर अगर फ़ोल्डर्स को आप देखें तो wp-content का फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सारी थीम्स अवेलेबल होती हैं। उसके अंदर फिर थीम्स का डब्ल्यू पी डैश कॉन्टेंट के फोल्डर के अंदर ये आपका थीम्स का फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सारी थीम्स अवेलेबल होती हैं। तो ये अगर उसने एक थीम कस्टम बनाई है तो उसके अंदर उसके रूट फोल्डर के अंदर आपने इस स्टाइल डॉट सी एस एस के फाइल को ऐड करना होता है। जैसे अगर हम अपनी जो डेमो थीम की साइट हमने बनाई हुई है उसका अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका डब्ल्यू पी डैश कॉन्टेंट का फोल्डर है, और इसके अंदर आपके प्लगइन्स और थीम्स का फोल्डर। थीम्स के फोल्डर के अंदर अगर हम जाएं तो आपकी जितनी थीम्स इस टाइम आपकी वर्डप्रेस साइट के अंदर अवेलेबल हैं वो सब के फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ये आप देखें, ये हमने कोडो डैश थीम के नेम से एक कस्टम ब्लॉक थीम बनाई थी अपनी एक डिफॉल्ट थीम को यूज़ करते हुए। तो इसका कोड जो है वो इसके अंदर है। तो इसमें भी आप देखें ये वो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है जो हर थीम के अंदर अवेलेबल होती है। आप कोई भी थीम देखें उसके अंदर उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर ये स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल अवेलेबल होती है। और कोई अगर आपने नई थीम बनानी हो तो इस डब्ल्यू पी डैश कॉन्टेंट और थीम्स के फ़ोल्डर के अंदर आप सबसे पहले उस थीम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसको एक नेम देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं ये हमारी एक डेमो थीम है, कस्टम थीम है। डेमो डैश थीम हमने उसका नाम रखा। तो इसके अंदर आप सिंपली ये फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे जाएँगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप एक ऐड कर लें और इसको आपने ओपन कर लेना है, और इसके अंदर आपने ये वाला ब्लॉक ऐड करना है। ये जो रिक्वायर्ड ब्लॉक है आपका, इसको आप कॉपी कर लें और इसको इस फाइल के अंदर आप ऐड कर दें, और इसका हम नेम रखते हैं। इसको आपने अब सेव एज करना है ताकि ये स्टाइल फाइल कंसिडर हो, सी एस एस फाइल कंसिडर हो। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज, और इसमें आपने एक तो यहाँ से सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स कर देना है, और फिर यहाँ पे आपने इसको करना है स्टाइल डॉट सी एस एस, फिर आपने इसको सेव कर देना है। तो अब ये जो आपकी फ़ाइल है ये इसने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से इसको स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे आप टाइप देखें कि स्केडिंग स्टाइल शीट आ रहा है। तो अब ये आपकी प्रॉपर स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल ऐड हो चुकी है। इसको आप डिलीट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को। और फिर ब्लॉक थीम्स के लिए जो दूसरी रिक्वायर्ड फाइल होती है वो जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आपने एक फ़ोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स के नाम से। टेम्पलेट्स के नेम से आपने फ़ोल्डर बनाना है, और इस टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उसी तरह हम टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे और इसको ओपन कर लें, और यहाँ पे आप कोई भी लेट्स से डेमो के लिए हम एक ऐड कर देते हैं कुछ भी टेक्स्ट, डेमो टेक्स्ट। ये हम जस्ट इसका डेमो ले रहे हैं, एक स्क्रैच से हम थीम किस तरीके से बनाते हैं और कौन सी उसके अंदर फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, फाइल सेव एज, और नीचे से आपने इसको सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स कर देना है, और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सेव कर दें। तो ये आप देखें इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है ये क्रिएट कर ली है। अब आपने इस फाइल को डिलीट कर देना है। तो अभी आप देखें हमने थीम्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट किया डेमो डैश थीम के नेम से,
और इसके अंदर हमने एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल ऐड की, जिसके अंदर हमने कमेंट ब्लॉक के थ्रू बताया कि इस थीम का नेम क्या है। फिर टेम्पलेट्स का फोल्डर हमने क्रिएट किया और उसके अंदर सिंपली हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है वो क्रिएट की है। अभी इतना करने के बाद अगर आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाएं और इसके अंदर अपनी अपीयरेंस और थीम्स के पेज के ऊपर जाएं, तो अब यहाँ पर आप देखें इतनी दो फाइल्स ऐड करने से वर्डप्रेस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये एक आपकी वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम है। ठीक है, लेकिन जस्ट इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड चीज़ें ऐड की हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमने अभी ऐड नहीं की। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल ऐड की है हमने, उसके अंदर सिर्फ एक लाइन कोड की ऐड की है, और टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जस्ट हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल क्रिएट की है, और इन ये काम करने से वर्डप्रेस इसको एज अ थीम रिकग्नाइज कर लेता है। तो ये हमने इसका जस्ट एक डेमो किया है। फिर वो जो स्टाइल डॉट सी एस एस के दूसरे टैग्स हैं जो हम स्टाइल डॉट सी एस एस के टॉप पे ऐड करते हैं, उनको अगर हम देखें, जैसे ये देखें यहाँ पर उसने ये बाकी जो उसके टैग्स हैं वो भी बताए हुए हैं। ये वाला टैग तो हमने ऐड करके देख लिया है। इसी तरीके से बाकी जो टैग्स हैं वो ऑप्शनल हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे थीम यू आ रही है, इसके थ्रू आप बताते हैं इस थीम के बारे में, अगर आप आपका यूज़र जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहे तो वो किस पेज पे जाके इसको देख सकता है। इसी तरह थीम के डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, उसका वर्जन बता सकते हैं, ऑथर कौन है उसका नेम ऐड कर सकते हैं, ऑथर की यू आर आई, ऑथर की अगर कोई वेबसाइट है तो वो ऐड कर सकते हैं, इस थीम के टैग्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट डोमेन ऐड कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे टेक्स्ट डोमेन्स क्या होती हैं। फिर वो जो आपकी ट्रांसलेशंस हैं इस थीम की वो किस फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल होंगी, उसका पाथ आप बता सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्लैश लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेस्टेड अप टू, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो कौन सा लेटेस्ट वर्जन है जहाँ तक आपने इस थीम को टेस्ट किया हुआ है, वो वर्जन आप वर्डप्रेस का यहाँ पर बताते हैं। रिक्वायर्स एटलीस्ट, वो मिनिमम कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन है जो इस थीम के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लॉक थीम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 5.9 जो है वो वर्डप्रेस का वर्जन होगा, क्योंकि उससे पहले ब्लॉक थीम जो है वो सपोर्टेड ही नहीं थी। तो ये आप वो मिनिमम वर्जन बताते हैं वर्डप्रेस का, जिससे ऑनवर्ड आप जो है इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। फिर पीएचपी का स्पेसिफिक वर्जन आप बता सकते हैं कि इसके लिए एटलीस्ट पीएचपी का ये वाला वर्जन होना चाहिए। इसी तरीके इस थीम का लाइसेंस क्या है, जनरली वो GNU होता है वर्डप्रेस की थीम्स के लिए लाइसेंस, वो आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। इस लाइसेंस की URI भी उसने यहाँ पर मेंशन की हुई, इसको एज इट इज़ आप ये दोनों फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है इसके सारे टैग्स हैं जो हम स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी थीम की। जो थीम्स के पेज के ऊपर जब आप इसकी थीम की डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारी डिटेल जो है वो शो होती है, उसका नेम, उसका ऑथर, उसकी डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से स्टाइल डॉट सी एस एस से बेसिकली पुल कर रहा होता है वर्डप्रेस का सिस्टम। तो ये इसके सारे टैग्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इनको भी हम ऐड करके देखते हैं और फिर वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं ये हमें किस जगह पर शो होती हैं। तो इस सारे कोड ब्लॉक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने थीम की जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है इसको हम ओपन कर लेंगे। और इस फाइल के अंदर हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। लेट्स से हमारी थीम का नेम है डेमो थीम। थीम की यूआरआई भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपकी अगर वेबसाइट है और उसके ऊपर कोई पेज आपने बनाया हुआ है जिसके अंदर आपकी थीम की डिटेल्स हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह थीम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, ऑथर का नेम ऐड कर सकते हैं। ऑथर की अगर कोई अपनी वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे डेमो के लिए हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर अपनी ब्लॉग साइट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा इसके जो टैग्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए, और अगर टू वर्ड्स हैं तो उसके दरमियान में डैश आप ऐड करेंगे, स्पेसेस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स से एक और हम इसमें टैग ऐड करते हैं, पोर्टफोलियो डैश टीम। ठीक है, इस तरीके से आप जितने मर्जी इसमें टैग्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट डोमेन आप इसको यूनिक रखते हैं और डेमो के लिए हम यहाँ पर थीम का नेम ही ऐड कर देते हैं, लेकिन आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये यूनिक होनी चाहिए।
और डोमेन का पाथ जहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, इसकी ट्रांसलेशंस वगैरह इस थीम की आएंगी। तो उसके लिए आप अपने एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर बना सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर सिंपली रूट फ़ोल्डर के अंदर एक लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर बना लें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेजेस। तो हम अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर ये वाला फ़ोल्डर भी बनाएँगे। इसके अंदर हमारी सारी ट्रांसलेशंस आएँगी। फिर ये हम इसको बता देते हैं कि इसको हमने टेस्ट किया है अप टू जो हमारा अभी लेटेस्ट वर्जन इसके अंदर है वर्डप्रेस के अंदर। तो हमारा इस टाइम पे जो वर्डप्रेस का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 6.7.2 है। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 6.7.2। और रिक्वायर एटलीस्ट में हम बताएंगे कि वो मिनिमम कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन है जिसमें ये थीम चल सकती है। तो लेट्स से हम इसको 5.9 कर देते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से आप इसको 6.0.0 भी कर सकते हैं, जहाँ तक आपने जो आपकी इसका मिनिमम रिक्वायर्ड वर्जन है वर्डप्रेस का। फिर पीएचपी का जो रिक्वायर्ड वर्जन है इस थीम को रन करने के लिए उसको हम 7.4 ही रखेंगे। और बाकी ये जो दो फील्ड्स हैं इसको भी आपने एज इट इज़ रखना है। इसको हम सेव कर देंगे Ctrl+S। और इतनी चीज़ करने के बाद अगर आप दोबारा थीम्स के फोल्डर के अंदर आएँ और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, तो अभी जो डिटेल्स हमने ऐड की हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर, वो आपको अगर आप इस पर क्लिक करें थीम डिटेल्स पर, तो यहाँ पर आप देखें वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। ये हमारी थीम का नेम था, ऑथर का नेम, उसकी यूआरएल और इसका वर्जन, इसके डिस्क्रिप्शन और इसके टैग्स वगैरह यहाँ पर शो हो रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्डप्रेस के इंटरनल सिस्टम की रिकग्निशन के लिए हैं। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पर एक लैंग्वेजेस का फोल्डर बनाया, तो इसको भी हम अपने फोल्डर के अंदर बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपनी थीम्स के अंदर जो हमारी एक तो थीम हमने वो कॉपी करके बनाई थी, वो कोड डैश थीम है। ये हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाई है डेमो डैश थीम। इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं लैंग्वेजेस के लिए, न्यू फोल्डर। और इसका नेम रखेंगे लैंग्वेजेस, जो आपने वहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर ऐड किया था। और इसके अंदर फिर लेटर ऑन हम अपनी थीम की ट्रांसलेशन वगैरह ऐड करेंगे जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब इसकी बारी आएगी। तो ये हमने स्टाइल शीट के हवाले से स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के हवाले से जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स या टैग्स भी हमने ऐड करके देखे, और इसके जो ऑप्शनल टैग्स हैं वो भी हमने ऐड करके देखे। हर एक की तफसील हमने डिस्कस की है। और एक इसकी डेमो थीम भी बिल्कुल स्क्रैच से हमने ऐड करके तो उसका डेमो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उसका कर लिया है। इसके हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आगे उसने चाइल्ड थीम का बताया हुआ है कि अगर आपने एक थीम की चाइल्ड थीम बनानी है, तो उसके लिए स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। चाइल्ड थीम्स क्या होती हैं, वो बेसिकली आपके मेन थीम की एक वेरिएशन आप कह लें, कि उसके अंदर आपने कुछ कस्टम कोड अगर ऐड करना है, तो वो आप चाइल्ड थीम के थ्रू ऐड कर सकते हैं। चाइल्ड थीम्स की डिटेल्स को हम लेटर ऑन किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट इतना बताना ज़रूरी है कि अगर आपने एक थीम की चाइल्ड थीम बनानी हो, तो स्टाइल डॉट सी एस एस के हवाले से कौन सी चीज़ों को आपने नोट करना है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर दो चीज़ें आपने रिक्वायर्ड होती हैं चाइल्ड थीम के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो वही आपने उस थीम का नेम बताना होता है, जो आपकी इस चाइल्ड थीम का नेम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट्स से हमारी केस में अगर डेमो थीम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चाइल्ड डेमो थीम। वो चाइल्ड लिख के तो आगे आप उसकी पेरेंट थीम का नेम रख सकते हैं, या कोई भी आप नेम रख सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है टेम्पलेट का टैग। टेम्पलेट के टैग के थ्रू आप बताते हैं कि ये जो चाइल्ड थीम है ये किस थीम की है। ठीक है, उस चाइल्ड थीम का, उस पेरेंट थीम का आपने नेम यहाँ पर बताना होता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर आएगा डेमो डैश थीम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, कि स्टाइल डॉट सी एस एस अगर पेरेंट थीम किया तो उसके अंदर जस्ट एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो थीम का नेम है। और अगर आप चाइल्ड थीम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर दो टैग्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक उस थीम का नेम चाइल्ड थीम का, और दूसरा ये जो चाइल्ड थीम है ये किस पेरेंट थीम की है, उस पेरेंट थीम का नेम आपने यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो ये इसकी चाइल्ड थीम के हवाले से कुछ चीज़ें थी। फिर स्टाइल डॉट सी एस एस का एक दूसरा पर्पस भी होता है। एक तो ये पर्पस है ना कि इससे वर्डप्रेस रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक वर्डप्रेस की थीम है। दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि इसके अंदर आप सी एस एस के जो कोड है आपकी थीम के हवाले से वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप सी एस एस का कोड ऐड कर सकते हैं जो आपकी थीम यूज़ करती है। ब्लॉक थीम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसके जो स्टाइल्स हैं और उसकी जो सेटिंग्स हैं वो जनरली थीम डॉट जेसन की फाइल के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कस्टम कोई सी एस एस का कोड ऐड करना हो तो उसके लिए भी आप इस स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल को
यूज़ कर सकते हैं, या कस्टम CSS की फाइल्स भी बना सकते हैं और उनको फिर एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर रख कर तो वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को समराइज़ करें तो 2 मेन पर्पसेज़ हैं जो ये स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल फुलफ़िल करती है। एक तो उसके अंदर आपके थीम की मेटा इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वर्डप्रेस रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये एक वर्डप्रेस की थीम है। दूसरा, आप इसके अंदर सीएसएस का कोड ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी थीम के स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू पिछली एक वीडियो के अंदर किया था। टेम्पलेट इज बेसिकली जो आपको लेआउट विजुअली शो होता है फ्रंट एंड के ऊपर नजर आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेमो वेबसाइट जो है लोकल थीम, इसको अगर हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करें तो यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट करें और इसका अगर हम फ्रंट एंड देखते हैं तो आप देखें ये हमें इसका एक फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सा ब्लॉग पेज का जो आर्काइव पेज है। तो अब इसका लेआउट कैसे ये शो हो रहा है, यहाँ पर देखें ब्लॉग का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ऊपर ये आपको उसका वेबसाइट का जो है वो नेम नज़र आ रहा है, फिर इधर एक नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ पर लोगो भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट का एक टाइटल नज़र आ रहा है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और नीचे उसकी डेट नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें, और फिर नीचे आपको फुटर सेक्शन नज़र आ रहा है। अब ये जो लेआउट आपको एक स्पेसिफिक नज़र आ रहा है ये डिपेंड करता है कि इस टाइम पे इस पेज के ऊपर कौन सी टेम्पलेट अप्लाइड है। ठीक है, तो इसको हम आर्काइव की टेम्पलेट कहते हैं। आगे डिटेल के अंदर हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी इसको कि ये क्या चीज़ होती है। फिर इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें अब इस जब हमने लिंक पर क्लिक किया तो अब इसका जो लेआउट है वो डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पर आपको जस्ट ये टाइटल नज़र आ रहा है पोस्ट का, फिर उस पे ऑथर का नेम आ रहा है, उसका लिंक है और कैटेगरी इसकी शो कर रहा है, और नीचे इस पोस्ट की डिटेल्स आ गई हैं और नीचे फिर आपके कमेंट्स का सेक्शन आ गया है। अब ये जो 2 पेजेस हमने विजिट किए और हर पेज पर आपको एक डिफरेंट लेआउट नजर आया है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर कौन सी टेम्पलेट अप्लाइड है। अभी ये जैसे ये सिंगल पोस्ट है तो इसके ऊपर सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट अप्लाइड है। और बाय डिफॉल्ट अगर वर्डप्रेस को कोई भी टेम्पलेट ना मिले तो इंडेक्स डॉट HTML जो डिफॉल्ट है और जो रिक्वायर्ड भी होती है वो फिर अप्लाई हो जाती है उस पेज के ऊपर एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो ये एक ओवरव्यू था टेम्पलेट्स का। इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आगे हम टेम्पलेट्स के एक स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड इसका एक पेज है उसके ऊपर जब हम जाएंगे एडवांस टॉपिक्स के अंदर, जैसे हम साइड बार के अंदर देखें तो यहाँ पर टेम्पलेट्स का एक पूरा सेक्शन है, इसके अंदर हम सारी डिटेल्स को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो टेम्पलेट्स का सेक्शन है इसको हम देख रहे हैं अभी कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर अगर हम अपनी जो डैशबोर्ड पेज है वर्डप्रेस थीम का जो डैशबोर्ड पेज है इसके अंदर अगर हम आए, अपीयरेंस के अंदर जाएं और एडिटर के अंदर जाएं, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी करंटली जो ब्लॉक थीम एक्टिव है उसकी जितनी भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। वो कहाँ कैसे देखेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स का पूरा एक सेक्शन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वो टेम्पलेट्स नज़र आ जाती हैं जो कि आपकी थीम के अंदर करंटली अवेलेबल हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आर्काइव्स की टेम्पलेट है, इसी तरीके से ये ब्लॉग होम के लिए एक टेम्पलेट है, फिर इंडेक्स की टेम्पलेट है जो डिफ़ॉल्ट होती है और फॉल बैक के तौर पर काम करती है जब कोई भी टेम्पलेट उसको नहीं मिलती। फिर इसी तरीके से अगर किसी पेज का कोई टाइटल ना हो तो उसके लिए एक टेम्पलेट अवेलेबल है। 404 के लिए है, यानी अगर आप जो पेज विजिट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस टाइम पे ये 404 टेम्पलेट शो होगी। पेजेस के लिए है और इसी तरीके से सर्च रिजल्ट्स के लिए टेम्पलेट है और सिंगल पोस्ट के लिए जो हमने एक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया था उस टाइम पे ये वाली जो टेम्पलेट है वो लोड हो रही थी। और अगर आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हों तो आप थीम स्पेसिफिक टेम्पलेट्स को भी यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको वो सारी टेम्पलेट्स जो होंगी जो आपकी इस करंटली एक्टिव थीम के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। फिर ये चीज़ डिस्कस करने के बाद उसने ये बताया है कि अगर आप इस टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट को क्लिक करते हैं। लेट्स से हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कैनवस के अंदर आपको शो कर देता है कि ये टेम्पलेट जो है इसके अंदर कौन कौन से
ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कंबाइन करके हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। जैसे ये आप देखें, ये एक हेडर का सेक्शन है, उसके अंदर फिर आगे दो ब्लॉक्स हैं, एक ये लोगो का ब्लॉक है जिसको साइट टाइटल भी कह सकते हैं आप, और दूसरा नेविगेशन का ब्लॉक है। इसी तरीके से ये आप उसका मेन कंटेंट का सेक्शन है, उसके अंदर फिर ये टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरीके से आपके ये एक इमेज के लिए है एक ब्लॉक है, और फिर नीचे आपके मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो इन ब्लॉक्स को कंबाइन करके तो आप एक टेम्पलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हेडर एक टेम्पलेट का पार्ट है। तो टेम्पलेट पार्ट जो है वो बेसिकली आप यूँ समझें जैसे एक सेक्शन होता है, और टेम्पलेट के डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके आप एक पूरी टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो टेम्पलेट कंसिस्ट करती है टेम्पलेट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। हेडर का टेम्पलेट पार्ट हो सकता है, मेन सेक्शन के लिए टेम्पलेट पार्ट हो सकता है, इसी तरीके से फुटर के लिए टेम्पलेट पार्ट हो सकता है। तो टेम्पलेट पार्ट्स प्लस जो कस्टम ब्लॉक्स होते हैं, इन सब को कंबाइन करके तो एक पूरी टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होती है। और फिर इसी तरीके से आप अगर इस टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो उसके लिए अगर हम इस ऑप्शंस के आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें एडिटर के सेक्शन के अंदर आपके पास दो है, एक विजुअल एडिटर है जो इस टाइम पे क्लिक्ड है, और इसी तरीके से आपके पास एक कोड एडिटर है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आप देखिए इसने हमें इस टेम्पलेट का सारा जो कोड है वो शो कर दिया है कि बैक एंड पे जब ये टेम्पलेट का कंटेंट सेव होता है तो इस फॉर्म के अंदर वो सेव हो रहा होता है। तो ये उसकी कोडिंग रिप्रेजेंटेशन है। इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो अगर आप किसी भी टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो सिंपली आप इस आइकन को क्लिक करके और यहाँ से कोड एडिटर पे क्लिक करके तो आप इसका कोड देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसने ये वही चीज़ मेंशन की है कि बेसिकली आप जो है वो किसी भी टेम्पलेट का कोड देख सकते हैं और वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली उस किसी भी टेम्पलेट का जो HTML लेआउट है वो आपको शो कर रहा होता है। फिर उसने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मेंशन किया है कि टेम्पलेट्स जो है वो वर्क किस तरीके से करती हैं और कौन कौन सी टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और वो किस जगह पे रिजाइड करती हैं। तो अगर हम अपनी थीम का कोड देखें तो ये हमारी वो थीम थी कोडो डैश थीम, जो हम पिछली वीडियो से उसको देखते चले आ रहे हैं जी। हमने क्रिएट की थी एक डिफॉल्ट वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम को यूज़ करते हुए, और फिर इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ये फोल्डर्स अवेलेबल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फोल्डर्स किस पर्पज के लिए होते हैं। अगर हम अभी टेम्पलेट्स के फोल्डर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी टेम्पलेट्स का कोड हमारे पास अवेलेबल है। 404 टेम्पलेट जो उस टाइम पे लोड होती है जब आपका जिस पेज को आप विजिट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। archive.html ये आपकी बेसिकली ब्लॉग होम के लिए होती है, यानी जिस पर आपकी सारी पोस्ट शो होती हैं। home.html ये होम पेज के लिए टेम्पलेट होती है। स्पेसिफिक index.html ये डिफॉल्ट और रिक्वायर्ड टेम्पलेट होती है जो आपने हर सूरत में अपनी ब्लॉग थीम के अंदर ऐड करनी होती है, और ये फॉल बैक के तौर पर होती है। जब कोई और टेम्पलेट एग्जिस्ट ना करे तो ये वाली टेम्पलेट जो है ये अप्लाई हो जाती है। फिर ये पेज डैश नो टाइटल की एक कस्टम टेम्पलेट है, ये उस टाइम पे लोड होगी जब आपके पेज का टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर पेज डॉट एच टी एम एल ये आपके रेगुलर पेजेस के लिए ये वाली टेम्पलेट अप्लाई होती है। सर्च रिजल्ट्स के लिए सर्च डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट है, और इसी तरीके से सिंगल डॉट एच टी एम एल ये जब आप किसी सिंगल ब्लॉग पेज किसी ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करते हैं और जो उसका सिंगल डिटेल्ड वर्जन उस पोस्ट का शो होता है तो उस टाइम पे ये वाली सिंगल डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें नोट करनी है। इनका किसी का भी आप कोड जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का जो कोड आपको नजर आता है ना, ये सारा इट मीन्स कि ये एक या तो टेम्पलेट पार्ट है, जैसे इस सूरत में ये टेम्पलेट पार्ट है, हेडर का टेम्पलेट पार्ट यूज किया हुआ है, और यहाँ पर देखें ये फुटर का टेम्पलेट पार्ट है, ठीक है। और या वो टेम्पलेट पार्ट हो सकता है या वो एक ब्लॉक हो सकता है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ग्रुप ब्लॉक है। इसी तरीके से उस ग्रुप ब्लॉक के अंदर फिर मुख्तलिफ और फर्दर ब्लॉक्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। तो एक टेम्पलेट जो है वो मैं अगेन इसको बताऊं, टेम्पलेट पार्ट्स हो सकती हैं उस टेम्पलेट के अंदर, जैसे हेडर का टेम्पलेट पार्ट है और फुटर का टेम्पलेट पार्ट है, और कुछ कस्टम ब्लॉक्स भी हो सकते हैं उस टेम्पलेट के अंदर। तो इन दो चीज़ों को कंबाइन करके तो एक कस्टम टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होती है। आप एक कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं जिसके अंदर लेट से आप कहते हैं हम हेडर का पार्ट यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है, उसकी जगह पर आप कोई और ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि हम एक नई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हम फुटर का ब्लॉक यूज नहीं करेंगे, तो आप इसको रिमूव कर देंगे और एक नई कस्टम टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल्स हम लेटर ऑन आगे फर्दर उसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू। अभी जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसके अंदर चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो जो चीजें नोट करने वाली हैं वो ये है कि आपकी जितनी टेम्पलेट्स हैं वो आपकी थीम के अंदर टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसका किसी का भी आप कोड देख सकते हैं, और जो भी टेम्पलेट्स हैं उन सब की मैंने डिटेल बता दी कि ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं। और फिर इसी तरीके से आप कस्टम टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लेटर ऑन फिर डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसी तरीके से उसने टेम्पलेट पार्ट्स का भी एक सेक्शन जो है उसको डिस्कस किया है। टेम्पलेट पार्ट्स को आप यूं समझे जैसे ये एक टेम्पलेट है, सिंगल डॉट HTML के टेम्पलेट है। इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये एक टेम्पलेट पार्ट है, इसको हम हेडर की टेम्पलेट पार्ट कह सकते हैं, हेडर का सेक्शन आप कह सकते हैं। तो एक टेम्पलेट के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं उनको बेसिकली वो पार्ट कहता है। जैसे ये हेडर का सेक्शन है, फिर ये आपका मेन कंटेंट सेक्शन है जो डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू कंबाइन करके बना है। फिर इसी तरीके से ये नीचे आए तो ये आपका फुटर का सेक्शन है या टेम्पलेट पार्ट, इसको आप कह सकते हैं फुटर का टेम्पलेट पार्ट। तो टेम्पलेट पार्ट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, वो आप किसी भी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हेडर का सेक्शन हर टेम्पलेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसी तरीके से फुटर का सेक्शन हर टेम्पलेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इनको बजाय इसके कि आप ब्लॉक्स की सूरत में यूज करें, आप इनके पार्ट्स बना लेते हैं, आप इनके सेक्शंस बना लेते हैं, और फिर उन सेक्शंस को आप डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर यूज कर लेते हैं ताकि आपका कोड जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो जो नोट करने वाली चीज है, एक टेम्पलेट किन चीजों से मिलकर बनती है? टेम्पलेट पार्ट से मिलकर और ब्लॉक से मिलकर। इन दो चीजों को कंबाइन करके आप एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट पार्ट्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, वो सारी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने परेशान नहीं होना अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू करके देखेंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने इसका ओवरव्यू लेना है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। टेम्पलेट पार्ट क्या होता है? वो टेम्पलेट का आप जो समझे जैसे एक सेक्शन होता है, जैसे हेडर सेक्शन है और फुटर सेक्शन है। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम कोड को रिपीट ना करें। डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपने बजाय इसके कि आप हर टेम्पलेट के अंदर लोगों के लिए आप ब्लॉक यूज करें, फिर नेविगेशन बार के लिए आप ब्लॉक यूज करें, उससे बेहतर है कि आप उन दो ब्लॉक्स को यानी लोगो और नेविगेशन मेन्यू को मिलाकर, लोगो और नेविगेशन मेन्यू को मिलाकर आप एक टेम्पलेट पार्ट बना लेते हैं। और फिर हर टेम्पलेट के अंदर बजाय इसके कि आप अलग अलग ये दोनों ब्लॉक्स ऐड करें, आप उस टेम्पलेट पार्ट को यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप फुटर देखें तो फुटर के अंदर साइट टाइटल है और नेविगेशन मेन्यू इस फॉर्म के अंदर शो हो रहा है। तो बजाय इसके कि आप हर टेम्पलेट के अंदर ये दो अलग अलग ब्लॉक्स यूज करें, आप इनको कंबाइन करके, फिर नीचे ये भी एक पैराग्राफ भी है, इन सब को कंबाइन करके आप एक टेम्पलेट पार्ट बना लेते हैं और फिर इस टेम्पलेट पार्ट को आप हर टेम्पलेट के अंदर यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट उसने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी पैटर्न या टेम्पलेट पार्ट्स का कोड देखना चाहें तो वो आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आए, जैसे हमने टेम्पलेट्स को देखा था वैसे ही हमारे पास ये मुख्तलिफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो पैटर्न्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर हेडर सेक्शन को अगर हम देखें तो हेडर सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं और उसी तरीके से इनका कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से फुटर का अगर आप देखना चाहें टेम्पलेट पार्ट, तो उसके भी आप मुख्तलिफ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको आप देख सकते हैं और इनका कोड भी आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं और टेम्पलेट पार्ट्स अवेलेबल हैं, इन सब को आप यहाँ से देख सकते हैं और इनके कोड को भी देख सकते हैं। और कोड के अंदर मैंने कोड एडिटर के अंदर भी आपको दिखा दिया कि किस किस फोल्डर के अंदर आपका ये सारा कोड अवेलेबल होता है। इस सारी डिटेल्स को जस्ट हमने ओवरव्यू किया है कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से बनती हैं और इसका कोड आप किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी एक एक चीज़ की डिटेल हम प्रैक्टिकली आने वाली वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे। फंक्शंस डॉट PHP के बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स के अंदर अगर हम देखें लेफ्ट साइड बार के अंदर, तो टेम्पलेट्स का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
कस्टम फंक्शनैलिटी फंक्शंस डॉट पीएचपी। इसके ऊपर जितनी डिटेल्स मेंशन्ड है मैं इसका जस्ट आपको ओवरव्यू बिल्कुल शॉर्ट वे में दे देता हूं कि इसमें इसने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप अपनी थीम के अंदर कोई कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहेंगे, चाहे वो थीम को सेटअप करने के हवाले से हो, चाहे वो स्टाइल्स या कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स को या कस्टम फाइल्स को इंक्लूड करने की बात हो, या कोई और कस्टम फंक्शनैलिटी हो जो आप अपनी थीम के अंदर ऐड करना चाह रहे हो, उस टाइम पे आपने functions डॉट php की फाइल को यूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में functions डॉट php की फाइल के अंदर आपका जितना कस्टम php रिलेटेड कोड होगा जो आपकी थीम के लिए ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो सारा आपने functions डॉट php के थ्रू ऐड करना है। ये जो फाइल है functions डॉट php, ये ऑटोमेटिकली आपकी थीम जब लोड होती है तो ये फाइल जो है ये वर्डप्रेस लोड कर लेता है। तो इसको अलग से आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती वर्डप्रेस को कि आप इस फाइल को लोड करें, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है जैसे ही आपकी थीम लोड होती है। दूसरी बात जो इसने इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कस की है वो ये कि ये जो functions डॉट php की फाइल है इसके अंदर आप किस तरह का कोड ऐड कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिनेरियोज उसने डिस्कस किए हैं, तो उसमें उसको हम इन इख्तिसार के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट से एक एग्जांपल सिनेरियो लें कि आप अपनी थीम को सेटअप करना चाहते हैं। तो थीम की सेटअप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी थीम जो है वो कौन से फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। तो वो चीज़ आप उसकी स्पेसिफिक पोस्ट टाइप की सपोर्ट जो है वो आप अपनी थीम के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो आप इस functions डॉट php की फाइल के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो बाकी ये जो थीम का सेटअप है ये ब्लॉक थीम के अंदर उस लिहाज से इतना ज़रूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेता है, लेकिन जो क्लासिक थीम्स थी उनके अंदर हम इस फंक्शंस को मस्ट यूज करते थे, जिसके जरिए हम उस थीम का एक सेटअप का फंक्शन जो है वो हम रन करते थे। इसकी कोड एग्जांपल्स भी हम लेटर ऑन देखते हैं। तो एक सिनेरियो तो इसका ये है कि आप थीम के सेटअप के हवाले से जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो इस functions डॉट php की फाइल के अंदर ऐड करते हैं। फिर इसी तरीके से कस्टम हुक्स और एक्शंस को कॉल करना हो अगर आपने, तो वो आप इस functions डॉट php फाइल के अंदर वो सारा कोड लिखते हैं। अब हुक्स क्या होते हैं और फिल्टर्स क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स है। तो ये क्या चीजें होती हैं, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का जब कोड रन हो रहा होता है तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप अपना कस्टम कोड जो है पीएचपी का वो अटैच करना चाहते हैं। उस टाइम पे आप एक्शन हुक्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जैसे ही वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो इनिशियलाइज हो, उस टाइम पे मेरी थीम के रिलेटेड एक कस्टम कोड है जो उस टाइम पे रन होना चाहिए। तो उस टाइम पे आप इनिट की हुक जो है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है आप उसको यूज करके उसके साथ आप अपना कस्टम कोड जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली हुक्स क्या होती हैं जिसके थ्रू आप कस्टम अपना कोड अटैच कर सकते हैं वर्डप्रेस के फ्लो के अंदर, या वर्डप्रेस जिस तरीके से रन हो रहा है उसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं अपना कस्टम कोड। फिल्टर्स क्या होते हैं कि वर्डप्रेस जो डेटा आउटपुट करवाने जा रहा है, अगर आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं उस डेटा को अपने हिसाब से अपनी थीम के हिसाब से, तो उस टाइम पे आप फिल्टर हुक्स को यूज करते हैं। तो अगर आप कस्टम कोड अटैच करना चाहते हैं तो आप एक्शन हुक्स को यूज करेंगे। अगर आप डेटा जो आउटपुट होने जा रहा है उसको आप फिल्टर करना चाहते हैं, उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप फिल्टर हुक्स को यूज करते हैं। इसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहें, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें कि हुक्स क्या होती हैं, फिल्टर्स क्या होती हैं और वो किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं, इस पर मेरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसके अंदर मैंने इस पर बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। इस उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी मजीद तफसीलात को देख सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम को सेव करेंगे और नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं कि और कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनके अंदर आप इस functions डॉट php की फाइल को यूज करते हैं। तो जैसे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थीम सेटअप फंक्शन होता है कि आप अब चाहते हैं कि जैसे ही आपकी थीम जो है वो सेटअप हो जाए, यानी वर्डप्रेस के अंदर जब वो लोड हो जाए उस टाइम पे आप कुछ फंक्शनैलिटी रन करना चाहते हैं अपनी थीम स्पेसिफिक, तो उस टाइम पे आप इस फंक्शन को यूज करते हैं। ये आप देखें ऐड अंडरस्कोर एक्शन, ये एक एक्शन हुक है
जिसको हमने यूटिलाइज किया आफ्टर सेटअप थीम। ये एक्शन हो गया, जैसे ही आपकी थीम जो है वो सेटअप हो जाएगी उस टाइम पे ये आपका कस्टम कोड है या कस्टम फंक्शनैलिटी है जो इस फंक्शन के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर आप थीम सपोर्ट ऐड कर रहे हैं ब्लॉक स्टाइल्स के लिए, ठीक है। अब ये जो कोड है स्पेसिफिक, इसके अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर आप किस किस तरह का कोड ऐड करते हैं। एक एक चीज की डिटेल को हम लेटर ऑन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अपने टाइम पे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है कि लेट्स से कि आपकी थीम जो है वो कस्टम कोई जावा स्क्रिप्ट कोड है जो रन करवा रही है। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि आप कोई कस्टम स्लाइडर की फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, उसके लिए आपको कस्टम जावा स्क्रिप्ट कोड रन करना है, या उसके कस्टम स्टाइल्स हैं, सीएसएस फाइल्स हैं, वो आपने लोड करवानी है अपनी थीम के अंदर, या कोई कस्टम फॉन्ट्स हैं जो आप अपनी थीम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको आपने लोड करवाना है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे लोड करवाते हैं उसके लिए भी आप फंक्शंस डॉट पीएचपी यूज़ करते हैं, और उसके स्पेसिफिक हुक्स हैं जिनके साथ आप अपने उस कस्टम कोड को अटैच करते हैं, और फिर उस कोड के जरिए आप सीएसएस फाइल्स या जावास्क्रिप्ट फाइल्स या अपने फॉन्ट्स को अटैच कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपने अपने कोड को डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल पीएचपी की फाइल्स के अंदर, जैसे लेट्स से उसने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक इन या शॉर्ट फॉर इंक्लूड्स उसका एक फोल्डर आप क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर आप अपनी सारी कस्टम फंक्शनैलिटी या हेल्पर फंक्शंस आप राइट डाउन कर लेते हैं अलग अलग फाइल्स के अंदर, और फिर उन फाइल्स को आप इस फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर इस तरीके से लोड करवा सकते हैं या इंक्लूड करवा सकते हैं। गेट पेरेंट थीम फाइल पाथ, इस फंक्शन के थ्रू आपको अपनी थीम का जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसका पाथ आपको मिल जाता है। फिर उस आपकी पेरेंट थीम के फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल पड़ी हुई है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारी पेरेंट जो थीम का पेरेंट फोल्डर है उसके अंदर एक इन का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारी ये हेल्पर्स डॉट पीएचपी की फाइल पड़ी हुई है, इसको आप अटैच कर लें। तो इस तरीके से आप कस्टम पीएचपी की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, और इसके जरिए आप कस्टम फंक्शनैलिटी जो किसी और सेपरेट फाइल के अंदर आपने ऐड की हुई है उसको आप फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर ऐड करके अपनी थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो उसने डिस्कस किए हैं जिनके जिनके लिए हम फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल को यूज करते हैं। लास्ट में उसने एक और इम्पोर्टेंट चीज मेंशन की है कि जो भी आप पीएचपी की फाइल्स अपनी इस थीम के अंदर ऐड करेंगे, मेक श्योर करना है कि उसके एंड पे आप पीएचपी का क्लोजिंग टैग ऐड नहीं करेंगे। अगर आप पीएचपी जानते हैं तो आपको पता होगा कि पीएचपी के लिए हम पीएचपी का कोड लिखते वक्त हम ये वाला टैग यूज करते हैं, जिसमें ये इसका स्टार्टिंग टैग होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग होता है, और इसके बीच में आपका सारा पीएचपी का कोड आता है। लेकिन जब भी आपने फंक्शंस डॉट पीएचपी का कोड लिखना है या कोई भी आप कस्टम पीएचपी की फाइल ऐड कर रहे हैं अपने इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर, तो उसके अंदर आपने जस्ट इसका स्टार्टिंग टैग लिखना है, और उसके अंदर फिर आपने अपना सारा पीएचपी का कोड लिखना है। लेकिन ये जो एंडिंग वाला क्लोजिंग टैग है ये आपने ऐड नहीं करना। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, वर्डप्रेस इसको रिकमेंड करता है वाइट स्क्रीन, डेथ स्क्रीन भी जिनको कहते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर अगर कोई क्रिटिकल एरर आ जाए तो आपको एक वाइट स्क्रीन शो हो जाती है और उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता कि इसमें किस किस्म का एरर है। तो इस तरह के एरर्स को अवॉइड करने के लिए ये एक टिप है जो ये वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आपने इसका क्लोजिंग टैग जो है वो ऐड नहीं करना। इस हवाले से इसने कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की हैं। तो इसको हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जो भी आपकी कस्टम फंक्शनैलिटी है वो अगर आप अपनी थीम के साथ अटैच करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल को यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी थीम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट टाइप्स सपोर्टेड हैं वो आप कस्टम हुक्स और फिल्टर्स को यूज करके आप अटैच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं अपनी थीम के अंदर। इसी तरीके से आप कस्टम सीएसएस फाइल्स और कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो अपनी थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं इस फाइल को यूज करते हुए, या अगर आपका कस्टम कोड कोई और सेपरेट फोल्डर्स के अंदर फाइल्स के अंदर आपने लिखा हुआ है तो उनको आप इंक्लूड करवा सकते हैं इस फाइल को, यानी फंक्शंस डॉट पीएचपी को यूज करते हुए। तो ये इसका जस्ट ओवरव्यू था कि इस पर्पज के लिए हम इस फाइल को यानी फंक्शंस डॉट पीएचपी को यूज करते हैं।
फिर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम जब प्रैक्टिकल इसका डेमो लेंगे, एक थीम बनाएंगे, तो उसके अंदर हम प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। अभी जस्ट हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक ब्लॉक थीम के अंदर यूज होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, अच्छे तरीके से आने चाहिए, ताकि उस फेज के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो हमारी वर्डप्रेस की कस्टम ब्लॉक थीम जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर हम एसेट्स को इंक्लूड करना चाहें तो वो हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एसेट से मुराद ये है कि अगर आप अपनी थीम के अंदर कस्टम CSS कोड या कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड या कोई कस्टम फॉन्ट्स जो हैं वो ऐड करना चाहें, ये तीन चीज़ें, या इसके अलावा इमेजेस वगैरह, ये चार चीज़ें, तो CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेजेस और फॉन्ट्स, ये इनको हम एसेट्स कहते हैं। और इनको अगर आप अपनी कस्टम ब्लॉक थीम के अंदर ऐड करना चाहें तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस हमें कुछ हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से हम अपनी थीम का जो फोल्डर है उसका पाथ पहले गेट करते हैं, और फिर उस पाथ के अंदर आगे रिलेटिवली जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल अवेलेबल होती है, चाहे वो CSS फाइल हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट फाइल हो, चाहे वो फॉन्ट्स की फाइल हो, चाहे वो इमेजेस की फाइल्स हो, उनको फिर हम उस रिलेटिव पाथ को इस्तेमाल करते हुए उन हेल्पर फंक्शंस के अंदर ऐड करके तो उसको हम अपनी थीम के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये कुछ हेल्पर फंक्शंस उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे गेट स्टाइल शीट URI है, इससे आप जो style.css की फाइल है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा गेट थीम फाइल URI है, इसके अंदर आप फाइल का ऑप्शनल पैरामीटर है वो अगर आप ऐड करें तो इससे आपको जो करंटली एक्टिव थीम है उसके अंदर जो उस फाइल की का जो URL बन रहा है, लिंक बन रहा है, वो आपको इससे रिटर्न हो जाते हैं। इसके अलावा गेट पेरेंट थीम फाइल URI है, तो इससे आपकी जो करंटली जो पेरेंट थीम एक्टिव है उसकी अगर आप यहाँ पर फाइल का ऑप्शनल पैरामीटर प्रोवाइड करें तो उस फाइल का जो URI बनती है उस थीम के रिलेटिव, उस थीम के हवाले से वो उस URI या उस लिंक को वो आपको रिटर्न कर देगा। इसके अलावा ये तो है URL गेट करने के मेथड्स। इसके अलावा अगर आप किसी थीम के अंदर किसी स्पेसिफिक फोल्डर का पाथ गेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये दो फोल्डर्स हैं, ये दो फंक्शंस हैं, गेट थीम फाइल पाथ। इससे आपको करंटली जो एक्टिव थीम है उसका जो पाथ है आपके पूरे वर्डप्रेस के सिस्टम के अंदर वो आपको मिल जाता है। उससे आगे फिर आगे रिलेटिव जो भी आप फाइल एक्सेस करना चाहें तो आप उस पाथ के थ्रू गेट कर सकते हैं। इसके अलावा गेट पेरेंट थीम फाइल पाथ, इससे आपको जो करंटली एक्टिव थीम जो आपकी पेरेंट थीम है उसका जो फाइल पाथ है वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको चाइल्ड थीम का मिल जाएगा, अगर आप चाइल्ड थीम के अंदर से इसको एक्सेस करेंगे तो आपको चाइल्ड थीम का पाथ मिलेगा, और अगर चाइल्ड थीम नहीं है तो फिर आपको ये फॉल बैक कर देगा पेरेंट थीम के ऊपर, और फिर आपको पेरेंट थीम का मिलेगा। लेकिन इस फंक्शन के थ्रू आपको जस्ट पेरेंट थीम के पर्सपेक्टिव में वो फाइल पाथ मिलता है। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच, ना इनको रट्टा लगाने की जरूरत है, जस्ट आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। जब भी हम किसी फाइल को इंक्लूड करवाना चाहेंगे तो आप जाहिर है पहले हमको पता होना चाहिए कि वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, पहले आपने उस फोल्डर का पाथ गेट करना होता है, ताकि आप उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई फाइल को इंक्लूड करवा सकें। तो उसके लिए ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाले फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। जब हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ऐड करेंगे अपनी थीम के अंदर, जब हम डेमो थीम का प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो उस टाइम पे आपको इन इन सारे फंक्शंस को हम यूज करके भी देखेंगे। इसके अलावा अब जैसे मैंने पहले बताया, एसिड से मुराद ये है कि आपने कोई कस्टम CSS का कोड लिखा हुआ है, किसी फाइल के अंदर रखा हुआ है आपने, और अपनी थीम के अंदर आपने उसके लिए एक अलग से फोल्डर CSS के लिए बनाया हुआ है, और उसके अंदर आपके जितनी CSS की फाइल्स हैं वो आपने रखी हुई हैं। उसके अंदर अगर उस CSS के फोल्डर के अंदर अगर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है और उसको आपने इंक्लूड करवाना हो तो वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WP-NQ स्टाइल के नाम से। इस फंक्शन को यूज करके आप जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे उसने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो ये बेसिक आपका फंक्शन है जिसके जरिए आप CSS की फाइल को ऐड कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं।
कि स्पेसिफिकली इस फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर उसने उसके पैरामीटर बताए हुए हैं। डॉलर हैंडल, ये बेसिकली उसका एक यूनिक नेम होता है। जो भी सी एस एस की फाइल आप ऐड कर रहे हैं उसका आपने एक यूनिक नेम दे देना है, उसको हम हैंडल बोलते हैं। वो लेटर ऑन अगर आप उस फाइल को लेटर ऑन किसी और फंक्शन के अंदर यूज करना चाहें तो आप जस्ट उसका हैंडल यूज कर लेंगे। फिर डॉलर सोर्स, ये उसका पाथ होता है, यानी आपकी थीम के अंदर किस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, तो ये आपने सोर्स उसका बताना होता है। तीसरा है डिपेंडेंसी अरे। तो ये बेसिकली बताता है वर्डप्रेस को कि ये जो फाइल है, स्टाइल शीट या सीएसएस फाइल, ये किन और फाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर ये आपका वर्जन होता है डॉलर वर। इसके जरिए आप बताते हैं कि ये जो फाइल है इसका वर्जन क्या है। वर्जनिंग बेसिकली यूज होती है इसकी कैशे की हैंडलिंग के लिए। आप जानते हैं कि सीएसएस का कोड हो या जावास्क्रिप्ट का कोड हो, उनकी जितनी फाइल्स होती हैं वो वर्डप्रेस उनको कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। तो जब आपने उस थीम को अपडेट किया, उसके अंदर कोई नया कोड ऐड किया, तो अब आप ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑलरेडी कैशे के अंदर, क्लाइंट के या यूजर के कैशे के अंदर जो उसका वर्जन स्टोर्ड है, उसके बजाय इसकी फ्रेश कॉपी ऐड होनी चाहिए। तो आप सिंपली इस वर्जन को अपडेट कर देंगे। तो जैसे ये वर्जन अपडेट होगा तो वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि अब इस फाइल के अंदर फ्रेश कोड है। तो मैंने बजाय इसके कि कैश्ड फाइल को यूज करूं, मैंने इसकी जो न्यू वर्जन है उसको मैंने लोड करना है। तो कैशे को रिमूव करने के लिए और फ्रेश कोड को ऐड करने के लिए आप इस वर्जन के पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। इसको आपने अपडेट कर देना है अगर आपने इस फाइल को चेंज किया है। फिर उसके बाद मीडिया है। ये ऐसे ही है जैसे आप मीडिया क्यूरीज होती हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस के लिए और मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए आप मुख्तलिफ सी एस एस की कोड को यूज करते हैं। तो उस पर्पज के लिए आपके पास ये एक पैरामीटर अवेलेबल है। इसके के जरिए आप बता सकते हैं ऑल का पैरामीटर, इसकी ऑप्शन हो सकती है जो डिफॉल्ट होती है, मीन्स के सारे सिनेरियोज के अंदर ये लोड होगी। या आप उसको बता सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे होगी, या आप बता सकते हैं कि ये जस्ट प्रिंट के लिए है, इसके अंदर जो कोड सी एस एस का लिखा हुआ है ये प्रिंट करते वक्त अप्लाई होगा, या हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए ये जस्ट यूज होगा। फिर उसने यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन किया है कि लेट से आपकी थीम फाइल के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर आगे सीएसएस का फोल्डर है, और उसके अंदर आपकी एक एग्जांपल डॉट सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। तो वो आप किस तरीके से लोड कर सकते हैं ये उसने बताया। सबसे पहले तो वही WPNQ स्टाइल का फंक्शन है जो हम यूज करेंगे। ये उसका यूनिक नेम उसने दे दिया इसको। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी थीम स्लग आएगी। ये आपकी हर थीम की अलग अलग होती है। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी थीम के हवाले से होंगे और ये यूनिक होना चाहिए। और इसको फिर थीम स्लग को आप हर फंक्शन के अंदर और हर क्लास के अंदर जो आप कस्टम ऐड करेंगे उनके अंदर, उनके स्टार्ट में आपने ऐड कर देना है, ताकि ये बाकी जो थीम्स हैं या बाकी जो प्लगइन्स हैं उनके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए नेम्स के स्टार्ट में हम ये स्लग ऐड करते हैं। तो ये आपकी थीम स्लग, और उसके बाद आप इसको एक यूनिक नेम दे सकते हैं। जैसे उसने इसको एग्जाम्पल दिया है, आप इसको यूनिक बनाने के लिए कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर सेकंड सोर्स का पैरामीटर होता है। तो सोर्स के पैरामीटर में उसने बताया कि ये जो फाइल है ये पड़ी कहाँ पर हुई है। सबसे पहले उसने इस हेल्पर फंक्शन को यूज किया जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, गेट पेरेंट थीम फाइल यूआरआई। ये मोस्ट केसेस के अंदर ये यूज होता है, यानी पेरेंट थीम का फाइल की यूआरआई आपको मिल जाएगी। तो फाइल का पैरामीटर उसने बताया हुआ है कि कौन सी फाइल की यूआरआई आपको चाहिए। तो एसेट्स के अंदर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर सीएसएस का फोल्डर है, उसके अंदर ये हमारी सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। तो ये हमने इसको पैरामीटर स्ट्रिंग के थ्रू पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये वाला फंक्शन जो है ये हमें बताएगा कि इस पेरेंट थीम जो इस टाइम पे करंटली एक्टिव है, उस थीम के अंदर इस फाइल की यूआरआई, यानी उसका जो लिंक बन रहा है वो इसको रिटर्न कर देगा। और वही इसका सोर्स लिंक है तो जो इस फंक्शन को रिक्वायर्ड है। फिर आगे डिपेंडेंसी अरे है, वो इसने एम्प्टी छोड़ा हुआ है कि ये जो फाइल है ये किसी और सीएस फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट वर्जन बताना होता है। तो वर्जन आप मुख्तलिफ तरीकों से बता सकते हैं। आप वर्डप्रेस का वर्जन भी यूज कर सकते हैं। आप इसको डिफॉल्ट स्ट्रिंग के थ्रू भी पास कर सकते हैं, जैसे 1.0.0 इस तरीके से करके। या इसको डायनामिक बनाने के लिए आप इसको ये गेट कर रहा है जो आपकी थीम का वर्जन है। तो थीम जो आपकी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका वर्जन कैसे गेट करते हैं उसके लिए आपको वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WP गेट थीम के नेम से, और उसके अंदर आप गेट का फंक्शन यूज करके उसके अंदर वर्जन का पैरामीटर बताते हैं कि हमें इस करंटली जो थीम है हम डेवलप कर रहे हैं या एक्टिव है उसका हमें वर्जन चाहिए। तो ये आपको डायनामिकली वर्जन दे देता है। ये वर्जन कहाँ पर स्टोर्ड होता है? ये अगर आप अपनी थीम के अंदर, किसी भी थीम के अंदर आए, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप इसके स्टार्ट में बताते हैं कि इस थीम का वर्जन क्या है। जैसे ये वाला पैरामीटर है वर्जन 1.0,
तो इसको वो गेट कर रहा है उस फंक्शन के थ्रू जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। इसको अगर आप अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपको वो अपडेटेड वर्जन जो है वो मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को यूज करने का फायदा ये है कि इससे ये होगा कि जैसे ही आप अपनी थीम का नया वर्जन रिलीज करेंगे तो जो प्रीवियस वर्जन होगा उसकी फाइल जितनी भी कैशे के अंदर स्टोर्ड होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी और उसके जो अपडेटेड वर्जन हैं फाइल्स के वो अब लोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा यूनिक हेल्पर फंक्शन है, यूजफुल फंक्शन है। इसी को अगर आप यूज करें तो इससे आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। फिर आगे मीडिया का पैरामीटर उसमें उसने बताया हुआ है ऑल, यानी ये सारे केसेस के अंदर ये वाली जो सीएसएस फाइल है ये लोड होगी। ठीक है, तो ये उसकी एक एग्जांपल दी। अब ये तो है कि आपने इस फाइल को लोड कैसे करना है, उसके लिए ये फंक्शन है। अब अगली चीज जो आपने बतानी है कि इस फाइल को वर्डप्रेस जब लोड हो रहा है तो उसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर आपने इस फाइल को लोड करना है, यानी हुक बतानी है आपने कि किस हुक के साथ आपने इसको अटैच करना है इस सीएसएस फाइल को। तो हुक्स और फिल्टर्स का हमने पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया था। तो अब जैसे अगर आपने इसको लोड करना है वर्डप्रेस के सिनेरियो के अंदर तो उसके लिए जो एक्शन हुक हम यूज करते हैं वो है WP एनक्यू स्क्रिप्ट्स की। इस सारे केसेस के अंदर हम यही यूज करते हैं, चाहे आपकी CSS फाइल हो चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हो, उसको हम इसी वर्डप्रेस की हुक के साथ अटैच करते हैं। इस हुक के साथ हमने ये कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया, थीम स्लग एनक्यू स्टाइल्स। इस फंक्शन के अंदर हम अपने वो सारे स्टाइल्स और अपनी वो सारी स्क्रिप्ट फाइल्स ऐड कर सकते हैं जिनको हम अटैच करना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे आप देखें ये हमारा कस्टम फंक्शन है, तो हर कस्टम फंक्शन के स्टार्ट में आपने थीम स्लग को जरूर ऐड करना है ताकि वो दूसरी थीम्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये हमने इस फंक्शन का नेम दे दिया, यही नेम हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो बेसिकली इस एक्शन हुक के साथ हम अपने इस कस्टम फंक्शन को अटैच कर रहे हैं और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो ये फंक्शन है। ठीक है, वही नेम हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम बता रहे हैं कि जैसे ही ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन कब रन होगा, जैसे ही इस हुक के साथ ये हुक जो है इसका कोड जैसे ही रन होगा तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। यानी वर्डप्रेस जिस टाइम पे स्क्रिप्ट्स को लोड करेगा उस टाइम पे हमारा ये वाला फंक्शन भी रन होगा और इस फंक्शन के थ्रू हम बताते हैं कि ये वाली जो स्टाइल शीट है या CSS फाइल है वो हम लोड करना चाहते हैं। वो हम ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से आप सारे पैरामीटर्स ऐड करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर उसने जस्ट 2 पैरामीटर्स ऐड किए जो जरूरी होते हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, वो अगर आप ना भी ऐड करें तो उससे कोई इश्यू नहीं होता। इस एग्जाम्पल के अंदर उसने जो हमारी डिफॉल्ट स्टाइल डॉट CSS की फाइल है उसको लोड करना बताया है कि वो हम किस तरीके से लोड कर सकते हैं। वो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI के नाम से। तो ये वाला फंक्शन उसने यूज किया है जिससे आपको इस फाइल की URI मिल जाती है स्टाइल डॉट CSS, जो इसकी डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होती है, जैसे ये वाली फाइल है स्टाइल डॉट CSS। तो इसकी अगर आपने URI गेट करनी हो, इसका सोर्स गेट करना हो, तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें ये वाला हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI। और इसको उसने यूनिक नेम जो दिया है वो थीम डैश स्लग डैश स्टाइल है। और थीम स्लग वो वेरी करेगा, आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी थीम के लिए कौन सा स्लग यूज कर रहे हैं, वही आप थ्रू आउट फिर यूज करते हैं सारे फंक्शंस के अंदर और सारे नेम्स के अंदर। तो पहले थीम स्लग और उसके बाद उसने उसका नेम दे दिया स्टाइल और उसका सोर्स बता दिया। स्टाइल डॉट CSS का सोर्स हमें इस फंक्शन से मिल जाता है, तो वो फंक्शन उसने जस्ट इसको दे दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही इस हुक के साथ हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा तो हमारी जो स्टाइल डॉट CSS की फाइल है वो लोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल उसने दी है कि लेट्स से आपकी एक स्टाइल की फाइल भी आपने लोड करनी है, वो उसने इस तरीके से लोड कर दी। ठीक है, वही पिछले वाला कोड है, ये सारा रिपीट हो रहा है। जस्ट उसने ये एग्जांपल दिया है कि इसके अंदर आप स्टाइल डॉट CSS के अलावा वो कह रहा है कि अगर लेट्स से ये तो आपकी स्टाइल डॉट CSS की फाइल है ना जो आपने ये वाली लोड की है, इसके अलावा वो कहता है कि अगर लेट्स से एसेट्स का फोल्डर है आपका, उसके अंदर आपने CSS का फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर आपकी कोई और स्पेसिफिक फाइल पड़ी हुई है, जैसे इस केस में एडिटर डैश स्टाइल डॉट CSS है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आपके इस CSS के फोल्डर के अंदर प्राइमरी डॉट CSS के नेम से एक फाइल एग्जिस्ट कर रही हो, उसको अगर आप लोड करना चाहें तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो वो उसने यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है
और इसको उसने यूनिक नेम दिया थीम डैश सेलेक्ट डैश प्राइमरी, और इसको उसी तरीके से वही उसने हेल्पर फंक्शन यूज किया है, जिससे आपको पेरेंट थीम का यूआरआई मिल गई। और पेरेंट थीम की जब यूआरआई मिली, तो पेरेंट थीम की यूआरआई मिलने का मतलब होता है कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं कोडो डैश थीम के अंदर। फिर आपने आगे बताना होता है कि इस थीम के अंदर उस फाइल का पाथ क्या है। तो इस थीम के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के अंदर सीएसएस का फोल्डर है, उसके अंदर वो वाली फाइल है प्राइमरी डॉट सीएसएस। हमारे केस में वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल दी है। तो उसके केस में इस सीएसएस के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है प्राइमरी डॉट सीएसएस, जिसको वो लोड कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे उसने मेंशन किया है कि अब ये तो था ना कि अगर आपका जो कोड है वो किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है और उस फाइल को आपने लोड करना है, तो उसका मेथड उसने यहाँ पर डिस्कस किया। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप इनलाइन स्टाइल्स भी ऐड करते हैं अपने एचटीएमएल के कोड के अंदर, हेड टैग के अंदर आप कस्टम सीएसएस के कोड को ऐड करते हैं इनलाइन वे के अंदर। तो अगर आपने सीएसएस कोर्स किया हुआ है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं हेड टैग के अंदर। तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप इनलाइन स्टाइल्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है wp add inline style। इसके अंदर भी पहले आपने हैंडल बताना होता है, वो आप किसी भी सीएसएस फाइल का हैंडल बता सकते हैं, यूनिक नेम वो आप बता सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक्चुअल वो सीएसएस का कोड आता है जो आप इन लाइन वे के अंदर हेड टैग के अंदर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर उसने उसकी एक एग्जांपल दी है, वही पिछले वाली एग्जांपल को वो लेकर चल रहा है कि सबसे पहले उसने स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल को इंक्लूड करवाया है, एनक्यू करवाया है। फिर उसने अपनी प्राइमरी जो कस्टम सीएसएस का कोड लिखा हुआ था अपनी फाइल जो प्राइमरी डॉट सीएसएस की थी उसको लोड करवाया है, और फिर नेक्स्ट उसने अपना इन लाइन कोड ऐड किया है। और इन लाइन कोड ऐड करने के लिए आप पहले उसको यूनिक जो नेम है वो प्रोवाइड करते हैं, वो आप किसी भी ऊपर वाली फाइल का यूज कर सकते हैं। तो इसने इसका यूज किया है थीम डैश स्लग डैश प्राइमरी। तो ये उसने एज अ नेम यूज कर लिया, और फिर आपका सीएसएस कोड जो आप इन लाइन वे के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कस्टम सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। इसने जस्ट ये किया है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किया है इनलाइन स्टाइल के थ्रू। इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल जो है वो अपनी ब्लॉक थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एडिटर स्पेसिफिक स्टाइल्स भी होते हैं जो आपके एडिटर के अंदर जस्ट लोड होते हैं। जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है ये वाले जितने भी स्टाइल्स हैं ये कब लोड होंगे, ये आपके फ्रंट एंड साइड पे लोड होंगे जब आप अपनी वेबसाइट को व्यू करेंगे। फ्रंट एंड पे जब भी कोई भी क्लाइंट या यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उस टाइम पे ये वाले स्टाइल्स लोड होंगे। कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो जस्ट आपके एडिटर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अगर आप किसी पेज को क्रिएट कर रहे हैं या आप उस पेज के अंदर ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं, कुछ एडिटर स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं। तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं उसका नेक्स्ट उसने प्रोसीजर बताया है। तो अगर आप एडिटर के स्पेसिफिक कुछ स्टाइल्स आपके हैं वो अगर आप लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड एडिटर स्टाइल का। ठीक है, उसके अंदर आपने जस्ट उस सीएसएस का जो नेम है वो आपने बताना होता है, उसी तरीके से उसका पाथ वगैरह आपने बताना होता है। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर उसने इसकी एक एग्जांपल दी है कि लेट से आपके जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो इसी फाइल के अंदर पड़े हुए हैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो वो आप किस तरीके से फिर ऐड करेंगे, तो वो आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि हमारे जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो वर्डप्रेस उसको लोड नहीं करेगा एडिटर के अंदर, जस्ट उसको वो फ्रंट एंड के अंदर लोड कर देगा। जैसे पिछले केस में हमने जब सीएसएस की फाइल को लोड करवाया था तो वो वाली स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो जस्ट उसके फ्रंट एंड पे लोड होगी। अगर आप ये बताना चाहते हैं वर्डप्रेस को कि इसी के अंदर आपके एडिटर के स्टाइल्स भी हैं, तो फिर आपको स्पेसिफिकली उसको बताना होगा। वो कैसे बताते हैं वर्डप्रेस को, वो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे ऐड एडिटर स्टाइल। उसके अंदर आप उस फाइल का पाथ बताएंगे जिसके अंदर आपके एडिटर स्पेसिफिक सी एस एस कोड अवेलेबल है। तो ये इस केस में हमारे केस में ये स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर है। तो इसका पाथ हम कैसे गेट करते हैं, जैसे हमने पीछे इसको डिस्कस किया, उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट यूआरआई। इतना जस्ट फंक्शन अगर आप इसको लिख देंगे तो इससे वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि मैंने इस फाइल को लोड करना है। फिर नेक्स्ट उसने इस एग्जांपल के अंदर बताया कि अगर आप
आपके जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो 2 फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी style.css के अंदर भी कुछ कोड लिखा हुआ है एडिटर स्पेसिफिक, और कुछ कोड primary.css के अंदर लिखा हुआ है जो एडिटर स्पेसिफिक है। तो इन दो को आप किस तरीके से लोड करेंगे, तो उस केस में हम अरे यूज करते हैं, उसी तरीके से ऐड एडिटर स्टाइल का फंक्शन हम यूज करेंगे, उसके अंदर फिर हम अरे के थ्रू उन दोनों फाइल्स के सोर्सेज बता देंगे। तो style.css का सोर्स हम कैसे गेट करते हैं, उसके लिए गेट स्टाइल फिर URI यूज करते हैं, और इस कस्टम CSS को कैसे लोड करवाना है उसके लिए फिर उसने उस वही फंक्शन हेल्पर फंक्शन यूज किया है गेट पेरेंट थीम फाइल URI, जिससे आप पेरेंट फोल्डर तक पहुंच गए। फिर उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर है, CSS का फोल्डर है, और उसके अंदर आपकी primary.css पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपने इस फाइल का पाथ भी बता दिया। तो इस तरीके से अब वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि मैंने इन दोनों फाइल्स को एडिटर के अंदर भी लोड करवाना है। एडिटर क्या होता है, जब आप पेज को एडिट करते हैं, किसी भी पेज को जब आप एडिट करते हैं तो ये उसका एडिटर है, तो इसके अंदर भी अब वो वाले स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आप यूजर को एक कंसिस्टेंट लुक देना चाहते हैं कि जैसे स्टाइल्स उसको फ्रंट एंड पे नजर आ रहे हैं वैसे ही उसको एडिटर के अंदर भी एडिट करते हुए नजर आने चाहिए, तो इसलिए हम इसको एडिटर के अंदर भी लोड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपके ब्लॉक स्पेसिफिक कुछ स्टाइल्स हैं तो वो आप किस तरीके से लोड करवा सकते हैं। इसको उसने यहाँ पर कोई एग्जांपल्स वगैरह नहीं दी, उसकी वजह ये है कि उसको वो डिटेल के अंदर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम, जब हम इस सेक्शन के अंदर जाएंगे, यानी फीचर्स के अंदर जब हम ब्लॉक स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, फिर हम उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ब्लॉक से रिलेटेड, ब्लॉक्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जब आप कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स का यूज करते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप लेट्स से किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक को यूज करें, हेडिंग ब्लॉक है, इसको आपने यूज कर लिया। अब लेट्स से कि आपकी थीम है उसके अंदर आप हेडिंग्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्टाइल यूज कर रहे हैं, कुछ कस्टम स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से लोड करवाएंगे उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WPNQ ब्लॉक स्टाइल के नेम से। इस फंक्शन को यूज करके हम वो ब्लॉक स्पेसिफिक जो स्टाइल्स हैं उनको लोड कर सकते हैं। वो फिर हम लेटर ऑन इस सेक्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अगर आप लोड करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। ये भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने CSS फाइल्स को लोड करवाया था, जस्ट इसका थोड़ा सा एक तो फंक्शन का नेम डिफरेंट है और दूसरा एक और पैरामीटर है जो इजाफी है, वो हम उसकी तफसील को डिस्कस करेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर आए हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड को लोड करने के लिए WPNQ स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। CSS फाइल के लिए क्या था, WPNQ स्टाइल के नेम से, और यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड के लिए फंक्शन का नेम है WPNQ स्क्रिप्ट। तो इस फंक्शन को यूज करके हम फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल को कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल को लोड कर सकते हैं। उसी तरीके से पहले आप हैंडल बताएंगे, उसका सोर्स बताएंगे सेकंड नंबर पे, फिर डिपेंडेंसी अरे। अब कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं वो jQuery पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो उसको आप फिर इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर बताएंगे कि मेरा ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है ये इस jQuery के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर आप jQuery का वर्ड लिख देंगे, तो उससे वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि ये कोड जो है ये jQuery पर डिपेंड कर रहा है। या इसके अलावा और जो वर्डप्रेस के डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आपका कोड डिपेंड कर रहा है तो वो आप डिपेंडेंसी अरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने उसी तरीके से उसका वर्जन बताना होता है, ताकि आप अगर इस वर्जन को अपडेट करें तो आपकी जो कैशे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल वो रिमूव हो जाए और आपका जो फ्रेश कोड है वो लोड हो जाए। फिर इसके अंदर एक इजाफी एक पैरामीटर है जो CSS के केस में नहीं था, वो है इन अंडरस्कोर फुटर। तो इससे आप बताते हैं कि आप इस जावास्क्रिप्ट कोड को फुटर के अंदर रन करवाना चाहते हैं या नहीं। तो बेटर वे और रिकमेंडेड वे यही होता है कि आप इसको फुटर के अंदर ही लोड करवाएं, क्योंकि अगर आप उसको हेड के अंदर लोड करवाएंगे तो वो लोडिंग टाइम जो है वो उसका वो इंक्रीज कर जाता है और उस वो कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसको आपने बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, इसको आपने ट्रू कर देना है अगर आप उसको फुटर के अंदर लोड करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल उसने इसकी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इसकी एक एग्जांपल भी उसने मेंशन की हुई है। लेट्स से कि आपका जो कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पर एक एसेट्स के फोल्डर के अंदर JS का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप किस तरीके से लोड करवा सकते हैं। उसी तरीके से उसने उसका यूनिक नेम दिया, उसका पाथ बताया, डिपेंडेंसी अरे किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसका वर्जन बता दिया और ट्रू कर दिया, मीन्स के वो इसको फुटर के अंदर लोड करवाना चाहता है। उसी तरीके से अगर आप की कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो जस्ट आप फ्रंट एंड पे लोड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसी हुक को यूज करेंगे जो हम स्टाइल्स के केस में यूज कर रहे थे, उसके साथ आपने वो वाला एक कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया।
इस कस्टम फंक्शन के थ्रू आप अपने सारे जितनी भी कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको अटैच करवा सकते हैं। फिर अगर आप उसी तरीके से इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए wp add inline script का फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप उसी तरीके से हैंडल यानी उसका यूनिक नेम बताएंगे, फिर आपका जावास्क्रिप्ट कोड जो आप रन करना चाहते हैं वो बताएंगे, और फिर पोजीशन आप बताएंगे कि आप इसको आफ्टर या बिफोर, इसकी दो ऑप्शंस होती हैं। जो हैंडल आप यूज कर रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसके थ्रू आप इसको अटैच करना चाहते हैं उसका बताना है आपने कि इस फाइल के बाद आपने इसको रन करना है या इससे पहले आपने रन करना है, जो आपने हैंडल के अंदर बताया है। तो लेट्स से कि आपकी एक फाइल थी जो अभी हमने नेविगेशन के लिए लोड करवाई एग्जाम्पल के थ्रू, उसकी स्लग ये थी, और फिर आपने एक इनलाइन स्क्रिप्ट कस्टम कोड भी लिखा है, उसको आपने स्लग दे दी ये वाली। तो अब ये आप बताएंगे, और फिर आपने उसका कस्टम कोड भी लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने ये बताना होता है कि आपने इस कस्टम कोड को कब लोड करवाना है। तो बाय डिफॉल्ट ये आफ्टर इसकी वैल्यू होती है, मींस के जब ये वाली फाइल लोड हो जाए उसके बाद आपने इस इनलाइन स्क्रिप्ट को लोड करना है, और अगर आप इसको बिफोर करना चाहते हैं तो फिर आप बिफोर लिख देंगे, तो फिर ये इससे पहले रन हो जाएगा, इस फाइल्स के लोड होने से पहले ये वाला कोड रन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एडिटर जावास्क्रिप्ट। अगर आप एडिटर स्पेसिफिक कुछ जावास्क्रिप्ट कोड का ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाली हुक होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, एनक्यू ब्लॉक एडिटर एसेट्स, ठीक है। इस हुक को अगर आप यूज करेंगे तो इस हुक के थ्रू आप एडिटर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कोड ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसने मेंशन किया है कि अगर आप इमेजेस को लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। सेम वही हेल्पर फंक्शन है, गेट पेरेंट थीम फाइल यूआरआई, इसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को लोड कर सकते हैं। जस्ट आपने बता देना है कि आपके किस फोल्डर के अंदर वो इमेज पड़ी हुई है। तो जस्ट यहाँ पर बता रहा है एसेट्स का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपकी इमेज फाइल पड़ी हुई है जिसको आपने लोड करना है। फिर नेक्स्ट उसने बताया कि अगर आप फॉन्ट्स को लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स जो हैं ब्लॉक थीम के अंदर वो हम थीम डॉट जेसन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हम लेटर ऑन जब ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स के अंदर जब थीम डॉट जेसन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर उसने इसकी कोई एग्जाम्पल मेंशन नहीं की। तो कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम के अंदर एसेट्स को इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से हेल्पर फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इनको आपने रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये नोट करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप इस फंक्शन को यूज जरूर रिमेंबर कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपनी पेरेंट थीम का यूआरआई गेट करते हैं, और फिर उससे रेलेवेंट, उससे स्पेसिफिक फिर रिलेटिव पाथ के अंदर जिस फोल्डर के अंदर भी आपकी फाइल पड़ी होगी इस फंक्शन को यूज करके आप उस तक पहुंच सकते हैं और उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तो एसेट्स जैसे CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेजेस और फॉन्ट्स, उनको हम अपनी ब्लॉक थीम के अंदर किस तरीके से ऐड करते हैं वो हमने डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आज की वीडियो के अंदर हम थीम डॉट जेसन के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को देखें, कोर कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और इसके अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स के नाम से, और जिसको हम थीम डॉट जेसन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर आगे मूव करने से पहले अब कोर कॉन्सेप्ट्स का जो टॉपिक है वो तकरीबन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे, जैसे थीम डॉट जेसन को डिटेल के अंदर उसके सारे टॉपिक्स को देखेंगे, और बाकी टेम्पलेट्स, पैटर्न्स, फीचर्स, एडवांस टॉपिक्स, और फिर थीम को रिलीज करना और एक प्रैक्टिकल थीम जो है वो हम डिज़ाइन करके देखेंगे। तो ये टॉपिक हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन ये करनी है कि आप अपनी सजेशंस और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है और इसको हम मज़ीद किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसमें अपनी इनपुट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जैसे मैंने पहले बताया थीम डॉट जेसन के बारे में हम बात करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर उसने मेंशन की है कि ये इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है। थीम डॉट जेसन एक एडवांस टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पर उसने जस्ट ये चीज़ डिस्कस की है कि थीम डॉट जेसन क्या होती है और वो किस पर्पज़ के लिए एक ब्लॉग थीम के अंदर यूज़ की जाती है। बाकी इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो इस सेक्शन के अंदर है, जो कि नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स के नेम से थीम डॉट जेसन। उसके अंदर हम इसके एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर जस्ट हमने ये समझना है कि थीम डॉट जेसन क्या होती है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर उसने वो सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, मैं इसको जस्ट आपको इख्तिसार के साथ बता देता हूँ। बेसिकली आपकी ब्लॉक थीम के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी सेटिंग्स आपने कॉन्फ़िगर करनी हो अपनी थीम के अंदर, या जो स्टाइल्स आपने ऐड करने हो या कॉन्फ़िगरेशन करनी हो स्टाइल्स के हवाले से, या CSS कोड को आपने एडजस्ट करना हो, जैसे कि आपके फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ होंगे, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, आप ड्रॉप कैप्स की फंक्शनैलिटी को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, आपकी थीम जो है वो कौन सी कलर पैलेट्स को सपोर्ट करती है, ग्रेडियंट्स कौन से अलाउड हैं, शेडोज़ कौन कौन से सपोर्टेड हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट्स की अगर हम मज़ीद बात करें, टाइपोग्राफिकल चेंजेस जैसे कि लाइन हाइट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, इसी तरीके से आपकी पैडिंग्स और मार्जिन, और फिर इसके अलावा कस्टम जो CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, और फिर आपके जो कस्टम टेम्पलेट्स और टेम्पलेट के पार्ट्स, इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना, इनको रजिस्टर करना अपनी थीम के साथ, वो सारी चीज़ें हम थीम डॉट जेसन के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। ये चीज़ उसने यहाँ पर मेंशन की है। फिर नेक्स्ट उसने इसका कोड भी थोड़ा सा दिखाया है कि इस थीम डॉट जेसन के अंदर फाइल के अंदर किस तरीके का कोड होता है। बेसिकली ये जेसन फाइल है, जेसन का जो कोड है वो इसी तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो ये 5 चीज़ें हैं। मेन ब्रॉडर लेवल पर अगर हम देखें तो ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम थीम डॉट जेसन फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। उनमें से सेटिंग्स हैं, स्टाइल्स हैं, कस्टम टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट पार्ट्स हैं और पैटर्न्स हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं? सेटिंग्स के थ्रू आप बेसिकली अपनी ब्लॉक थीम की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे आपकी फ़ॉन्ट साइजेस, आपके कलर पैलेट्स कौन कौन से सपोर्टेड हैं, ब्लॉक कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, ये डिटेल्स के अंदर हम आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सेटिंग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके स्टाइल्स हैं, जो आपकी ब्लॉक थीम सपोर्ट करेगी, इसी तरीके से फ़ॉन्ट साइजेस, आपके कलर्स, आपकी वेबसाइट के अंदर जो ब्लॉक्स हैं और कस्टम CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे हम स्टाइल्स के एट्रीब्यूट के थ्रू मैनेज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी ब्लॉक थीम के अंदर कोई कस्टम टेम्पलेट्स हैं, उनको फिर हम रजिस्टर करवाते हैं कस्टम टेम्पलेट्स के एट्रीब्यूट के थ्रू। इसी तरीके से टेम्पलेट पार्ट्स, अगर आपकी कोई ब्लॉक थीम कस्टम डिफाइन करती है जो पार्ट्स के फोल्डर के अंदर होते हैं, तो उनको भी हम इस एट्रीब्यूट के थ्रू, टेम्पलेट पार्ट्स के एट्रीब्यूट के थ्रू थीम डॉट जेसर के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। इसी तरीके से पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स को भी आप कस्टम पैटर्न्स को रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी थीम के साथ। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं, सेटिंग, स्टाइल्स, कस्टम टेम्पलेट्स, टेम्पलेट पार्ट्स, पैटर्न्स, जो आपकी ब्लॉक थीम के अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो उनको आप इनके तरीके से रजिस्टर करवाते हैं अपनी थीम के साथ। फिर जो एक लास्ट पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसने यहाँ पर मेंशन किया है वो है कि थीम डॉट जेसन के अंदर जो चीज़ें, जो सेटिंग्स, जो स्टाइल्स आप ऐड करेंगे, उनको किस लिहाज से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये इसने इसका फ्लो जो है वो बताया है। सबसे पहले उसने बताया कि वर्डप्रेस कि अपने अंदर वर्डप्रेस का जो सिस्टम है, जो जब वर्डप्रेस की वेबसाइट कोई भी रजिस्टर की जाती है, जब हम वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर भी एक थीम डॉट जेसन की फाइल होती है, ठीक है। लेकिन उसकी लेस प्रायोरिटी होती है। अगर आपकी थीम के अंदर थीम डॉट जेसन की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम डॉट जेसन है वो अप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर आपकी थीम डॉट जेसन की फाइल आपकी थीम के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको तरजीह दी जाएगी। तो सबसे पहले वर्डप्रेस चेक करेगा क्या आपकी थीम के अंदर थीम डॉट जेसन की फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो उसको लोड करेगा, उसको प्रायोरिटाइज करेगा, उसको तरजीह देगा। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वर्डप्रेस अपनी थीम डॉट जेसन की फाइल को यूज करेगा। इसी तरीके से आपको पता है कि चाइल्ड थीम्स भी होती हैं एक थीम की। तो अगर चाइल्ड थीम एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर थीम डॉट जेसन की फाइल एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर चाइल्ड थीम के अंदर थीम डॉट जेसन एग्जिस्ट नहीं करती, फिर बैकवर्ड चलेगा। फिर वो देखेगा कि क्या थीम के अंदर एग्जिस्ट करती है, पेरेंट थीम के अंदर थीम डॉट जेसन एग्जिस्ट करती है। अगर करती है, इसको तरजीह दी जाएगी। अगर इसके अंदर भी नहीं करती, फिर वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम डॉट जेसन जो है वो लोड हो जाएगी। इसी तरीके से अब यूजर ब्लॉक थीम के अंदर एक और भी फीचर ये है कि ब्लॉक थीम को यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, जिसको वो यूजर कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है। तो अगर यूजर ने आपकी ब्लॉक थीम को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है, और उसने कुछ अपनी कस्टमाइजेशन करके अपनी चेंजेस की हुई है ब्लॉक थीम के अंदर, तो फिर उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनको तरजीह दी जाएगी। तो ये उसने फ्लो बताया है। सबसे पहले वर्डप्रेस
इन सेटिंग्स को तरजीह देगा, ठीक है। और यूजर इन सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकता है, वो अपीयरेंस के अंदर जाकर, एडिटर के अंदर जाकर आपकी ब्लॉक थीम को प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकता है, उसके किसी भी फीचर को कस्टमाइज कर सकता है अपने हिसाब से, अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर उसने ये काम किया हुआ है तो वर्डप्रेस पहले उस चीज को तरजीह देगा, उसके अंदर जो स्टाइल्स और सेटिंग्स उसने डिफाइन किए यूजर ने, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। अगर यूजर ने चेंजेस नहीं की हुई, फिर आपकी अगर चाइल्ड थीम एग्जिस्ट करती है तो उसकी थीम डॉट जेसन को तरजीह दी जाएगी। अगर चाइल्ड थीम के अंदर थीम डॉट जेसन एग्जिस्ट नहीं करती या चाइल्ड थीम है ही नहीं, तो फिर थीम डॉट जेसन के अंदर थीम, आपकी जो पेरेंट थीम है उसके अंदर जो थीम डॉट जेसन की फाइल है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसको तरजीह दी जाएगी, उसको यूज किया जाएगा। अगर आपकी थीम के अंदर भी थीम डॉट जेसन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वर्डप्रेस जो है वो अपनी डिफॉल्ट थीम डॉट जेसन की फाइल को यूज कर लेगा। तो ये उसने फ्लो बताया है किस तरीके से वर्डप्रेस जो है इस फाइल को यूज करता है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था। बेसिकली जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये कि थीम डॉट जेसन की फाइल के थ्रू आप बेसिकली सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, या स्टाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है ये। और इसके थ्रू आप अपनी ब्लॉक थीम के अंदर जो जो फीचर्स सपोर्टेड हैं, जो जो स्टाइल्स सपोर्टेड हैं, वो सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करते हैं इस थीम डॉट जेसन की फाइल के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है। बाकी इसकी जो नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो जैसे मैंने पहले बताया, अगले नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये पूरा टॉपिक है, इसके अंदर हम इसकी एक एक चीज़ की डिटेल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि कोर कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी सजेशंस ज़रूर दें, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, और अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के हवाले से अगर आपके पास कोई सजेशन हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, ताकि मज़ीद इसको हम कोर्स को यूज़फुल बना सकें।